वेलकम टू आवर चैनल। अध्याय 41 to 45। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? हमेशा तुम्हें खुशियां देने की कोशिश की। तुम जिस चीज़ की डिमांड करती थी वो दोबारा मांगने की ज़रूरत भी नहीं होती थी, क्योंकि मैं तुरंत तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने को तैयार रहता था। उसके बावजूद तुमने ये किया, मेरी संगीता को मुझसे छीन लिया। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या मेरी इतनी सी गलती थी कि मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें प्यार दिया, जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद की और तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स के खिलाफ भी गया? अशोक ने रंजना का गला पकड़ते हुए कहा। पराग ने उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा अशोक ने ही उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अमन बिना एक्सप्रेशंस के रंजना को देख रहा था। वहीं श्रुति श्लोक के बगल में बैठी हुई थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने फोन पर था, क्योंकि अभी उसे ये नज़ारा बोरिंग लग रहा था। रंजना ने अभी रीजन डिस्क्लोज नहीं किया था। रंजना ने धीमी आवाज में कहा भैया, लेकिन उसके बाकी शब्द गले में ही रह गए, क्योंकि अशोक ने उसे एक तमाचा मारा था। अशोक का ये रूप देखकर रंजना हैरान थी। भले ही अशोक संगीता की डेथ के बाद ज्यादातर समय सभी से रूडली ही बात करता था, लेकिन रंजना के साथ वो फिर भी अच्छे से पेश आता था। ये पहली बार था जब अशोक ने रंजना पर हाथ उठाया था। अशोक ने चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, एकदम चुप। दोबारा मुझे भैया बोलने की हिम्मत की तो अगले पल तुम जिंदा नहीं मिलोगी। जितना पूछा गया है सिर्फ उतना बताओ। तुमने मेरी संगीता का मर्डर क्यों किया? क्या वजह थी जो तुम्हें इतना हार्टलेस बनना पड़ा? जो भाई तुम्हारी खुशियों के लिए चांद तारे भी तोड़ कर लाने को तैयार रहता था, उसकी खुशियां क्यों छीनी तुमने? इतना काफी नहीं था, पर तुमने मेरी छोटी सी बच्ची के खिलाफ मेरे कान भरने शुरू कर दिए। जानती थी तुम कि संगीता के बाद एक तुम ही थी जिसकी बातें मुझ पर असर करती थी, तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? रंजना ने बिल्कुल अनजान बनते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अशोक ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, प्लेइंग गेम्स, दैट्स व्हाई वी आर हियर, आंट वी? फिर अचानक अशोक ने एक्सप्रेशंस चेंज करते हुए रंजना के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें यही श्लोक के भरोसे छोड़ देता हूँ। उसे तुम्हारे साथ जो करना है वो करे और अपने अकॉर्डिंग तुम्हारा मुंह खुलवाए। यही तुम चाहती हो ना? श्लोक ने एक आईब्राव उठाते हुए अशोक की तरफ देखा। अशोक तो उसके कंधे में बंदूक रखकर निशाना लगा रहा था, पर यह भी सच ही था। श्लोक फिर अपने तरीके इस्तेमाल करता, क्योंकि रंजना को पुलिस के हवाले जो करना था, ऊपर से जितना रंजना ने जाह्नवी को टॉर्चर किया था उससे कई ज्यादा टॉर्चर से अब रंजना गुजरने वाली थी। श्लोक का नाम सुनते ही रंजना ने कहा, नहीं नहीं, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगी। प्लीज मुझे और हर्ट मत करना। अशोक ने पूछा, तो फिर बताओ हमें कि तुमने संगीता का मर्डर क्यों किया? रंजना ने घबराते हुए जवाब दिया, दो कारण थे। एक तो ये कि बचपन से ही मुझे अटेंशन पसंद थी, लेकिन जब से संगीता इस घर में आई सारी अटेंशन उसे ही मिलने लगी। घर में कोई इंसान ऐसा नहीं था जिसे वो पसंद न हो। मुझे अपनी इम्पोर्टेंस कम लगने लगी और आप भी मुझसे ज़्यादा प्रायोरिटी उन्हें ही देने लगे थे, इसलिए। अशोक ने हैरानी से रंजना की तरफ देखा। सिर्फ अटेंशन पाने के लिए रंजना ने इतना बड़ा कांड किया? अशोक ने खुद को कंट्रोल करते हुए पूछा, और दूसरा कारण? रंजना ने जवाब दिया, मुझे सोसाइटी में एक पोजीशन चाहिए थी। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे आपकी बहन कहकर जाने। जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे अपनी कंपनी में कोई अच्छी सी पोजीशन दे दीजिए, तो आपने कहा कि मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। आप मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर तो रहे हैं। आप अच्छे से जानते थे कि मैं अपने बाकी दोनों भाइयों से ज़्यादा काबिल हूँ, फिर भी आपने मुझे काम करने से मना किया। अशोक ने एक आईब्राव उठाते हुए पूछा, तो? रंजना ने थोड़ा डरते हुए जवाब दिया, तो मुझे लगा कि संगीता की मौत का आप पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और आप सारा काम छोड़कर गम में डूबे रहेंगे। उस समय मैं आपकी हेल्प करने के नाम पर सारा बिजनेस अपने हाथ में ले लूंगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। आपने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूरा फोकस बिजनेस पर शिफ्ट कर लिया। अशोक ने पूछा, जाह्नवी को किडनैप करने की वजह? अब ये मत कहना उससे भी तुम्हें जलन हो रही थी।
रंजना ने कहा, मैंने सोचा कि शायद जाह्नवी के कारण आप खुद को शराब वगैरह से दूर रख रहे हैं, उसके लिए खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि संगीता ने आखिरी समय उसका अच्छे से ध्यान रखने को कहा था। पर जाह्नवी का आपकी नज़रों से गायब होना तो आपके लिए और फायदेमंद हो गया। जैसे आप टेंशन फ्री हो गए थे, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद वो वापस लौट ही आई, थैंक्स टू बर्थमार्क। अब मैं बस संगीता की मौत बार बार आपको याद दिला सकती थी और जाह्नवी पर ब्लेम शिफ्ट कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं सब भूल रही थी तो पापा ने पूरी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम कर दी, जिस वजह से मैं उसे मारना चाहती थी, पर ये शेरगिल फैमिली एक बार फिर बीच में आ गई। अशोक अपनी जगह पर मानो जम गया। अमन भी हैरान सा वहां खड़ा था। रंजना ने सिर्फ पैसों के लिए, नेम फेम के लिए अपने भाई की खुशियां छीनी, अमन और जाह्नवी से उनकी मां छीनी। इतना काफी नहीं था, लेकिन रंजना चाहती थी कि अशोक खुद को नुकसान पहुंचा ले ताकि वो बिजनेस अपने हाथ में ले सके। पराग भी हैरानी से रंजना को देख रहा था। वो जानता था रंजना बहुत जिद्दी है, लेकिन उसकी जिद इतना कुछ बर्बाद कर सकती है ये नहीं सोचा था। श्लोक ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, कुछ रिश्ते ऐसे भी। खैर, अब आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके हैं तो आप अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि रंजना जो को मैं उनकी असली जगह भेजने जा रहा हूँ। पर उससे पहले मुझे थोड़ी खातिरदारी करने का मौका भी तो चाहिए। रंजना ने घबराते हुए कहा, लेकिन मैंने तो सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, फिर क्यों? श्लोक ने हंसते हुए कहा, हाँ तो वो सज़ा तो माफ हुई, लेकिन जाह्नवी पर हमला करने की जो कोशिश की गई उसका क्या? अब रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने पहले भी वार्निंग दी थी और अब उस वार्निंग को सीरियसली ना लेने का अंजाम मैं दिखाऊंगा। तभी अचानक अशोक ने कहा, मुझे जाह्नवी से मिलना है अभी इसी समय। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है और मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। आई वॉन्ट माई डॉटर बैक। श्लोक ने गुस्से से कहा, जाह्नवी आपकी बेटी नहीं है। इतने सालों तक जब आपने कभी उसे अपनी बेटी के नज़रिए से नहीं देखा तो अब भी उसकी ज़रूरत नहीं है, और ये बाप बेटी का रिश्ता उस दिन ख़त्म हो चुका था जिस दिन एक बिजनेस डील के लिए आपने जाह्नवी का सौदा किया था। अशोक ने श्लोक को घूरते हुए कहा, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है या नहीं? श्लोक ने आराम से कहा, रियलिटी में आइए मिस्टर अशोक। जाह्नवी वाइफ है मेरी और उसकी मुझे यही रिक्वेस्ट थी कि आप जैसे लोगों से उसे दूर ही रखूं। अगर मैं समय पर जाह्नवी के पास नहीं आया होता तो वो मोहित जैसे घटिया इंसान की वाइफ बन चुकी होती, और ये जो सच्चाई आज आपके सामने आई है वो मेरे ही कारण आई है। अशोक ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, जो कुछ भी है मुझे अपनी बेटी से मिलना है अभी के अभी। मुझे उससे माफ़ी मांगनी है और मैं जानता हूँ कि वो मुझे ज़रूर समझेगी। श्लोक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे पेरेंट्स की बदौलत मैं आपके जैसा हार्टलेस इंसान तो नहीं हूँ, इसलिए आप जाह्नवी से मिल सकते हैं, लेकिन पहले मुझे उसकी परमिशन लेनी होगी। आपको डाउट न हो इसलिए आपके सामने ही कॉल कर रहा हूँ। जाह्नवी का जवाब पता होते हुए भी श्लोक ने उसे कॉल किया ताकि वो अशोक को इस बात का एहसास दिला सके कि अब बहुत देर हो चुकी है और अशोक हमेशा के लिए जाह्नवी को खो चुका है। जाह्नवी ने कॉल पिक करते ही कहा, मिसिंग यू सो मच श्लोक। आप कब घर आएंगे? मेरा मन नहीं लग रहा है। श्लोक ने कंफ्यूजन में पूछा, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? जाह्नवी ने जवाब दिया, मेरा अभी किसी से बात करने का मूड नहीं है इसलिए मैं रूम में हूँ। श्लोक ने कहा, मैं जल्दी ही आऊँगा, लेकिन मिस्टर अशोक तुमसे मिलना चाहते हैं। जाह्नवी ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, लेकिन मुझे किसी से भी नहीं मिलना। मैं जानती थी ऐसा ही कुछ होगा इसलिए पहले ही वहां से निकल गई। अब आप भी टाइम वेस्ट किए बिना घर आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर योर लव। अशोक ने कहना शुरू किया, बेटा मेरी बात। लेकिन जाह्नवी कॉल डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। श्लोक ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, दैट वे मिस्टर श्रीवास्तव। अशोक मुंह लटकाए बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसके पीछे बाकी सब भी चले गए। रूम में बस श्लोक और रंजना थे। श्लोक ने कहा, तुम्हारे बाकी फैमिली मेंबर्स भी जल्द ही तुम्हें ज्वाइन करेंगे, आखिर क्राइम पार्टनर्स अलग थोड़े ही रहेंगे, पर तब तक के लिए ये सज़ा झेलो। इतना कहकर श्लोक ने जबरदस्ती रंजना का मुंह खोला और एक पाउडर मुंह में डालकर टेप लगा दिया।
ये सब इतनी जल्दी हुआ कि रंजना रिएक्ट भी नहीं कर पाई। श्लोक ने हंसते हुए कहा, ये बहुत तीखी वाली मिर्ची है। अगर गले से नीचे उतरी तो गला जलेगा और मुंह में ही रह गई तो मुंह जलेगा। बाहर भी नहीं थूक सकती क्योंकि टेप जो लगा है मुंह पर। जब तक दूसरी मुलाकात होती है तब तक एंजॉय करो, बाय। रंजना को वहीं छोड़ श्लोक वहां से चला गया क्योंकि वो जाह्नवी को ज्यादा वेट नहीं करवाना चाहता था। जाह्नवी अपने ख्यालों में डूबी हुई थी पर तभी श्लोक का कॉल आया। जाह्नवी के कुछ कहने से पहले ही श्लोक ने कहा, मिस्टर श्रीवास्तव का एक्सीडेंट हुआ है, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचो। जाह्नवी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और उसे श्लोक वहीं पार्किंग में खड़ा मिला। जाह्नवी एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन चेहरे पर लिए खड़ी थी पर श्लोक जानता था कि वो अंदर से काफी घबराई हुई है। जाह्नवी इतनी हार्टलेस भी नहीं थी कि किसी के मरने की प्रार्थना करे या फिर उन्हें मरने छोड़ दे। श्लोक ने जाह्नवी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, इट्स अ बेबी, सब सही होगा। जाह्नवी ने आंखें बंद करते हुए कहा, आई होप सो। वो इतनी जल्दी नहीं जा सकते, उन्हें अपने किए का फल मिलना बाकी है। पर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? श्लोक ने जवाब दिया, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे नाम की रट लगाए हुए थे तो मैंने बुला लिया तुम्हें यहाँ। मैं जानता था कि अगर तुम्हें बाद में ये बात किसी और से पता चलेगी तो तुम बहुत गिल्टी फील करने वाली हो, इसलिए मैंने ही तुम्हें कॉल करके यहाँ बुलवा लिया। जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मुझे हर बार समझने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। श्लोक ने हल्के से जाह्नवी की पीठ रब की और उसे अंदर चलने का इशारा किया। अमन एक चेयर पर बैठा था और उसका सिर श्रुति के कंधे पर था। पराग इधर से उधर घूम रहा था। जैसे ही उसकी नज़र श्लोक और जाह्नवी पर पड़ी उसने एक तमाचा कसकर जाह्नवी के मुंह पर मारा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि श्लोक और जाह्नवी में से किसी को भी रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। पराग ने गुस्से में कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर पहले ही मिलने को हाँ कह देती तो भैया अभी इस हालत में नहीं होते। अब यहाँ आकर दिखावा क्यों कर रही हो? जाह्नवी ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया। उसके चेहरे पर फिंगरप्रिंट साफ नजर आ रहे थे और वो वाला गाल लाल हो चुका था। पराग ने इतना कसकर थप्पड़ मारा था कि जाह्नवी के होंठ पर भी हल्का सा कट लग गया था और अनजाने में ही आंखों में आंसू भर गए। श्लोक गुस्से से भर उठा। जो हाथ पराग ने जाह्नवी पर उठाया था श्लोक ने उसे इतनी बुरी तरह पीछे मोड़ दिया जिससे क्रैक की आवाज सुनाई दी। पराग की चीख उसके गले में ही अटक कर रह गई थी। श्रुति तुरंत उठकर आई और श्लोक से कहने लगी, श्लोक लीव हिम प्लीज। पापा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज इन्हें छोड़ दो। जाह्नवी ने भी धीमी आवाज में कहा, लीव हिम श्लोक, वो मेरे लिए कुछ नहीं है। प्लस हम हॉस्पिटल में हैं, इस तरह का माहौल अच्छा नहीं लगता। जाह्नवी के कहने पर श्लोक ने पराग का हाथ छोड़ दिया और कहा, हर बात का ब्लेम मेरी जाह्नवी पर डालने की जरूरत नहीं है। आज जिस सिचुएशन में आपका परिवार है उसके कारण आप सभी लोग हैं। अगर एक भी इंसान की सोच श्रुति या फिर उसके दादी दादाजी जैसी होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। आइंदा जाह्नवी से ऊंची आवाज में बात करने की भी किसी की हिम्मत हुई न तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। फिर श्लोक ने जाह्नवी से कहा, तुम चलो मेरे साथ, मैं कुछ दवाई लगा देता हूँ। जाह्नवी ने हाँ में सिर हिलाया और श्लोक के साथ चली गई। पराग अभी भी हैरानी में वहीं खड़ा था। श्रुति उसके हाथ को देख रही थी और अमन की नज़र श्लोक जाह्नवी पर थी। वो भी अपनी हरकतों के लिए बहुत गिल्टी फील कर रहा था लेकिन कुछ कहने की हालत में नहीं था। श्लोक जाह्नवी को एक रूम में लेकर गया। उसने ज़रूरी सामान मंगवाया और सबको रूम से बाहर भेज दिया। हॉस्पिटल का ओनर श्लोक ही था इसलिए कोई उसे कुछ कह नहीं सकता था। वहीं श्लोक नहीं चाहता था कि जाह्नवी को कोई और टच करे। वो कितना जेंटल होकर अपना काम करेंगे ये श्लोक नहीं जानता था, इसलिए उसने खुद ही ये सब करना चाहा। पहले श्लोक ने धीरे से जाह्नवी का घाव पोंछा और फिर उसके गाल पर धीरे धीरे बहुत सारे किस दिए। जाह्नवी तो श्लोक के टच में खो चुकी थी इसलिए उसे पता भी नहीं चला कि कब श्लोक वहां पर ऑइंटमेंट अप्लाई कर चुका था। श्लोक ने जाह्नवी के माथे पर किस करते हुए कहा, बस कुछ देर और फिर तुम्हारा दर्द चला जाएगा। जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, आई लव योर श्लोक,
मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू। श्लोक ने जाह्नवी का हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा, ये मेरी ड्यूटी है जानू, और मैं जानता हूँ कि अगर तुम मेरी जगह होती तो मुझे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती। जाह्नवी थोड़ा मुस्कुराई, फिर उसने पूछा, ये सब कैसे हुआ श्लोक? वो एक्सीडेंट, ये जो मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, क्या वो अपने भाई को चलने में सहारा नहीं दे रहे थे? श्लोक ने जवाब दिया, जब तुमने मिस्टर अशोक से मिलने से मना कर दिया तो फिर वो न जाने किस सोच में डूबे हुए थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि वो चल कहाँ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल अमन का भी था। मिस्टर पराग श्रुति से कुछ तो बात कर रहे थे कि मिस्टर अशोक चलते हुए बीच सड़क पर पहुंच गए और फिर एक चलती गाड़ी से टकरा गए। वो तो श्रुति ने सही समय पर उन्हें पीछे खींच लिया, इसलिए कम चोट आई, वरना न जाने क्या हो जाता। ये सब मैंने सीसीटीवी पर देखा। जाह्नवी ने पूछा, कैसे हैं अब वो? श्लोक ने जवाब दिया, बेहोश हैं। वो लगातार तुमसे मिलने की बात कह रहे थे और ज्यादा खून बह जाने के कारण बेहोश हो गए। होश आने पर अगर तुम्हें देखेंगे तो शायद बेहतर फील करेंगे। प्लीज कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाना ताकि वो जल्दी से रिकवर हो सकें। जाह्नवी ने अपना सिर श्लोक के कंधे पर रखते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ और यही करना बेहतर है। मैं उन्हें कभी पिता नहीं मानूंगी, लेकिन वो इंसान तो है ही और जिंदगी जीना डिजर्व करते हैं। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलेगी, इसलिए मैं अपनी तरफ से उन्हें ठीक होने में ज़रूर हेल्प करूंगी। कुछ देर बाद श्लोक और जाह्नवी बाहर आए, जहां अब पूरी श्रीवास्तव फैमिली जमा हो चुकी थी। जो रिएक्शन पराग का था वही बाकियों का भी था। सब जाह्नवी को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई क्राइम करके आई थी। पायल गुस्से से आगे बढ़ी, लेकिन श्रुति ने उसे रोक लिया। श्लोक ने हंसते हुए कहा, सभी एक जैसे ही हैं, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। तब भी ब्लेम जाह्नवी पर ही डाला गया था और अब भी वही हो रहा है। पता नहीं श्रुति आप जैसे लोग के बीच रहते हुए भी करप्ट कैसे नहीं हुई। श्रुति ने कहा, एक ही छत के नीचे रहने का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग एक जैसे हों, संगत का असर भी पड़ता है। अब कौन जानता था कि सबसे सीधी दिखने वाली महिला ने बिजनेस पाने के लिए इतने सारे क्राइम्स कर डाले। श्रुति की बातों का मतलब सभी समझ रहे थे। श्लोक ने एक बार फिर कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहूंगा कि जाह्नवी के लिए डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। कियारा ने काफी कुछ कहा था जाह्नवी के बारे में, उसका हाल सभी ने देखा होगा और मिस्टर पराग ने अभी उस पर हाथ उठाया था तो उस हाथ की हालत भी सब देख ही रहे हैं। जो नजरें अभी जाह्नवी को घूर रही थी वो तुरंत नीची हो गई। श्लोक ने आगे कहा, वैसे ज्यादातर लोग इस फैमिली में लालची ही हैं। रंजना ने ठीक ही कहा था कि बिजनेस में वो और मिस्टर अशोक ही बेहतर हैं। बाकी लोग ये बात अच्छे से जानते हैं, इसलिए मिस्टर अशोक की हर एक बात मानने को तैयार रहते हैं, क्योंकि ये कंफर्टेबल जिंदगी तभी तक है जब तक बिजनेस मिस्टर अशोक के हाथों में है। यही वजह थी कि बचपन से लेकर अब तक हर किसी ने जाह्नवी को उसकी मां की डेथ के लिए कोसा और अब मिस्टर अशोक के एक्सीडेंट का जिम्मेदार भी उसे ही बना दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा तो श्लोक ने पूछा, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मैंने सही कहा ना? इस पर जाह्नवी ने कहा, कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आप सही हैं। यही सच है और ये सच कभी बदल भी नहीं सकता। किसी को किसी की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो फायदे में ही है न, वरना सच पता लगाने की कोशिश सिर्फ श्रुति दी ने ही क्यों की, जबकि वो उस समय बस 2 साल की थी जब मां की डेथ हुई। बाकी कहाँ सोए हुए थे? और आपको लेक्चर देने का ज्यादा शौक रहता है क्या? जब कोई समझेगा नहीं तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? श्लोक ने झुकने की एक्टिंग करते हुए कहा, जैसा आप कहें बेबी जी। तभी डॉक्टर बाहर आए। अशोक को होश आ चुका था और अब वो खतरे से बाहर थे। भले ही चोट ज्यादा नहीं लगी थी पर गहरी जरूर थी, जिस वजह से अशोक को बेड रेस्ट के लिए कहा गया था। डॉक्टर ने कहा, अब आप उनसे मिल सकते हैं, पर 1 या 2 लोग ही अंदर जाएं। सुबोध ने कहा, पहले मैं अंदर जाता हूँ। डॉक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, वो किसी जाह्नवी और अमन से मिलने को कह रहे हैं। सुबोध ने जाह्नवी को घूरा तो जाह्नवी ने एक आईब्राव उठाए, जिस कारण सुबोध ने वापस नजरें झुका ली।
वो जान चुका था कि अब जाह्नवी के अंदर से सारा डर निकल चुका है और श्लोक के होते हुए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाह्नवी और अमन दोनों अंदर चले गए और श्लोक दरवाजे के पास ही टिककर खड़ा हो गया। जाह्नवी ने अशोक के पास बैठते हुए पूछा, कैसा फील कर रहे हैं आप? अशोक ने जवाब दिया, टेरिबल, लेकिन तुम्हें देखकर थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ। जाह्नवी ने अमन की तरफ देखा ताकि वो कुछ कहे, क्योंकि इससे आगे क्या कहना था, क्या पूछना था, ये जाह्नवी को समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए सर। स्ट्रेस कितना भी हो, घर के बाहर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। आप तो बिजनेसमैन हैं, ना जाने आपके कितने दुश्मन हो और कब कौन क्या कर जाए कोई नहीं जानता। अशोक ने जाह्नवी की बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन प्लीज मुझे सर मत कहो। जाह्नवी ने एक आईब्राव उठाते हुए पूछा, सर ना कहूं तो क्या कहूं? अशोक ने जवाब दिया, पापा कहो मुझे, जैसे अमन कहता है। जाह्नवी ने सर्द लहजे में कहा, मेरे पापा का नाम मिस्टर अभय शेरगिल है, अशोक श्रीवास्तव नहीं। अशोक ने कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। क्या तुम पुरानी बातों को भुलाकर आगे नहीं बढ़ सकती? प्लीज मेरे दर्द को भी तो समझने की कोशिश करो, मैंने अपने प्यार को खोया था। जाह्नवी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी बेगुनाह को उसकी सजा दी जाए। बेबी, आपने प्लान किया था, मैंने नहीं कहा था कि मैं इस दुनिया में आना चाहती हूँ, तो मुझे सजा क्यों मिली? और सब कुछ कैसे भूल जाऊं मैं? क्या मैं ये भूल सकती हूँ कि अमन सर के फ्रेंड ने मेरे साथ बदतमीजी की थी तो सवाल मेरे कैरेक्टर पर उठे थे? क्या मैं ये भूल जाऊं कि कई बार मेरी जान लेने की कोशिश की गई थी? क्या मैं ये भूल जाऊं कि आपने बिजनेस के लिए मेरा सौदा किया था? क्या ये भी भूल जाऊं कि मेरे सपनों को बुरी तरह कुचलने की कोशिश की गई थी? जाह्नवी की बात सुनकर अशोक शर्मिंदा हो गए। अमन भी चुपचाप सिर झुकाए सब कुछ सुन रहा था। अगर बात पहले की होती तो अशोक से इस तरह बात करने पर अमन जाह्नवी को बहुत बुरी सजा देता, लेकिन सिचुएशन बदल चुकी थी। अब अमन चाहता था कि जाह्नवी उन सबको सजा दे और बस किसी तरह माफ कर दे। जाह्नवी ने आगे कहा, मैं सच कह रही हूँ, अगर श्लोक और उनकी फैमिली नहीं होती तो शायद मैं मर चुकी होती। और आप सब क्या करते जानते हैं? पार्टी कर रहे होते कि फाइनली कुछ तो अच्छा हुआ, पैसा भी हाथ लगा और पनौती भी चली गई। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि इस पनौती से दूर रहें और खुश रहें। अमन ने कहा, जाह्नवी प्लीज, एक मौका तो सब डिजर्व करते हैं ना, तो हम क्यों नहीं? प्लीज हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे लिए बदलने को तैयार हैं। जाह्नवी ने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आप लोगों से दोबारा नहीं मिलना। और एक मौके की बात कर रहे हैं? इतने सालों में हर दिन हर घड़ी एक नया मौका आप सबके सामने था, लेकिन आप सबने वो मौके गंवा दिए। अशोक के कुछ कहने से पहले ही जाह्नवी ने कहा, टेक केयर अशोक सर। आपकी पूरी फैमिली मुझे ही आपकी इस सिचुएशन के लिए ब्लेम कर रही है, उन्हें और मौके मत दीजिए। और माँ के मायके वालों को उनकी मौत की असली वजह बताना मत भूलिएगा। अब मैं चलती हूँ, टाइम मिलेगा तो मिलने आ जाऊंगी। गेट वेल सून, बाय। इतना कहकर जाह्नवी चली गई। अमन और अशोक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जाह्नवी उन्हें इग्नोर करके बाहर चली गई। जाह्नवी अपना नाइट सूट पहने वॉशरूम से बाहर निकली। वो शीशे के सामने बैठकर अपने बाल बांध रही थी, तभी फोन की आवाज़ सुनकर वो डिस्टर्ब हो गई। चेक किया तो ये अमन का कॉल था। जब से वो हॉस्पिटल से वापस आई थी, श्रीवास्तव फैमिली का एक भी मेंबर ऐसा नहीं था जिसने आज जाह्नवी को कॉल ना किया हो। एक ही दिन में सभी के नंबर्स उसके फ़ोन में आ चुके थे, पर श्रुति, अमन, पवन और रोहित ने उसे रिक्वेस्ट की थी कि वो उनकी हेल्प करे, जबकि घर के बड़े उसे एटीट्यूड दे रहे थे, मानो कोई एहसान कर रहे हों। डॉक्टर ने कहा था कि अशोक को जितना टेंशन फ्री रखा जाए उतना ही बढ़िया है। उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी थी और वो स्ट्रेस के कारण काफ़ी कमज़ोर भी थे। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि स्ट्रेस कम करने के लिए जो कुछ बन पड़े सब किया जाए, क्योंकि अशोक ने होश में आने के बाद से कुछ खाया नहीं था। पर जाह्नवी ने जब अमन के कहने पर उनसे फ़ोन पर बात की, तब जाकर अशोक को तसल्ली हुई। अब अमन का कहना था कि वो कुछ समय अशोक के साथ रहे तो बेहतर थे।
जाह्नवी ने गुस्से में फोन को देखते हुए कहा, ये लोग खुद को समझते क्या हैं? जब मन किया किसी पत्थर की तरह ठोकर मार दी और अब किसी हीरे की तरह मुझे ट्रीट कर रहे हैं। पता नहीं कौन से कर्म किए थे जो ऐसे लोगों से पाला पड़ा है मेरा। श्रुति का एक मैसेज था, मैं तुम्हें सब कुछ भूलने को नहीं कह रही हूँ जाह्नवी। तुम्हारा हक है नाराज होना और जब तक तुम्हारा मन न भरे नाराज ही रहना। बस जब तक ताऊजी ठीक नहीं होते उनसे बात करती रहना नॉर्मली। वो मेरे लिए मेरे पापा से बढ़कर हैं। भले ही मैं भी उनसे नाराज हूँ लेकिन ये बात बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती कि पूरे परिवार का बोझ वो अकेले उठा रहे हैं। एक बार एक डॉक्टर के नज़रिए से सोचो, शायद तुम कुछ हेल्प करना चाहो। अमन का भी एक टेक्स्ट था, प्लीज़ जाह्नवी हमें माफ़ कर दो। तुम जो कहोगी हम वो करेंगे लेकिन ऐसे मुंह मत फेरो। इस समय हमें तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प अस। तुम जो कहोगी हम वो करने को तैयार हैं, बट प्लीज़ कम बैक टू अस। जाह्नवी ने फ़ोन बिस्तर पर फेंकते हुए कहा, ये सभी शायद मजाक कर रहे हैं। ऐसे कैसे मैं सब कुछ भूलकर सबको माफ़ कर दूं? श्रुति दी की बात थोड़ी तो सही है लेकिन उनके बाकी के 3 भाई, क्या करूं मैं उनका? आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। तभी श्लोक अंदर आया और जाह्नवी को परेशान देखकर उसने पूछा, क्या हुआ जानू? कोई प्रॉब्लम है क्या? जाह्नवी ने बिस्तर में बैठते हुए कहा, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, थक चुकी हूँ मैं। ये सुनकर श्लोक बिना कुछ कहे रूम से बाहर जाने लगा लेकिन जाह्नवी ने उसे रोकते हुए पूछा, आप कहाँ चले? श्लोक ने जवाब दिया, बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें स्पेस चाहिए न? जाह्नवी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, आपसे नहीं बल्कि जो कुछ हो रहा है मेरी जिंदगी में उन सभी चीज़ों से थक चुकी हूँ मैं। कुछ दिन पहले तक कितनी खुश थी मैं, लेकिन क्या करूं, खुशियां ज़्यादा दिन टिकती ही कहाँ हैं। श्लोक ने जाह्नवी के बगल में बैठते हुए उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो जाह्नवी? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली वापस मिले? जाह्नवी ने कहा, मैं अपनी फैमिली के ही साथ हूँ श्लोक। जिनकी बात आप कर रहे हो वो लोग मेरे लिए कुछ नहीं हैं। मैं थोड़ी देर के लिए मिस्टर श्रीवास्तव को एक डॉक्टर के तौर पर सिंपैथी दिखा सकती हूँ लेकिन उन्हें पापा कभी नहीं सकती क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इस लायक हैं। श्लोक ने पूछा, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? दूसरा मौका तो सबको मिलना चाहिए न? जाह्नवी ने पेट के बल लेटते हुए कहा, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं उन सभी लोगों के बिना काफ़ी खुश थी, ये आप भी जानते हो। जब से हमारी शादी हुई मैंने एक बार भी उन्हें मिस नहीं किया। जब मैंने अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को बताया कि मैं अनाथ हूँ तो मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ। जब से मैंने सब कुछ समझना सीखा तब से मैं समझ चुकी थी कि उस परिवार से प्यार की उम्मीद ही बेकार है। श्लोक चुप होकर जाह्नवी को सुनता रहा। श्लोक जानता था कि जाह्नवी के पास कहने को काफ़ी कुछ है, इसलिए वो चाहता था कि जाह्नवी सब कुछ कह डाले और अपना दिल हल्का कर ले। जाह्नवी ने आगे कहा, टू बी ऑनेस्ट मुझे कभी फैमिली की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं बस अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। पर फिर आप आए और आपकी फैमिली को देखकर मुझे ऐसा लगा मानो कहीं न कहीं मैं ऐसे ही परिवार के सपने देखा करती थी, बस उम्मीद खो चुकी थी। पर कई बार सपने सच हो जाते हैं और जो ख्वाब मैं कहीं दबा चुकी थी वो अचानक से पूरा होता दिखा। पर अब जब मैं खुश हूँ तो क्यों उन सबको आकर मेरी खुशियाँ छीननी हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने उनका? श्लोक ने जाह्नवी की पीठ थपथपाते हुए कहा, इट्स अ बेबी, लेट इट गो। जो कुछ भी दिल में है सब कुछ बाहर निकाल दो, अच्छा महसूस करोगी। जाह्नवी ने कहा, मुझे बस इतना कहना है कि जैसी जिंदगी मैं अब जी रही हूँ मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने परिवार के साथ खुश रहना है। उन लोगों के मैं चेहरे भी नहीं देखना चाहती। उन्होंने मुझे मेरे बचपन में इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि अभी भी कई बार वो इंसिडेंट्स बुरे सपने बनकर रातों को मेरी नींद खराब करते हैं। हॉस्टल जाने के बाद ये सब तो कम हो गया था पर बंद नहीं हुआ था। कई बार वहां आकर भी मुझे फिजिकली टॉर्चर किया जाता था और फ़ोन पर मेंटली टॉर्चर किया जाता था। जाह्नवी ने श्लोक की ओर देखते हुए कहा, दूसरा मौका वो सब कब का खो चुके हैं और कुछ को तो अब भी रिग्रेट नहीं है। वो बस एक कंफर्टेबल जिंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए अशोक सर की चिंता कर रहे हैं, वरना उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे। रंजना मैम और उन सभी लोगों में ज़्यादा फर्क नहीं है।
अशोक सर एक पेशेंट हैं और मैं भी कभी न कभी डॉक्टर बनूंगी ही, इसलिए पर्सनल लाइफ अलग रखनी पड़ेगी। श्लोक ने पूछा, मतलब तुम उनकी हेल्प करोगी, उनके साथ रहोगी? नहीं जानू, मैं उन खूंखार लोगों के बीच तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कौन कब तुम्हें हर्ट कर दे कोई नहीं जानता। जाह्नवी ने कहा, रिलैक्स बेब, मैं कहीं नहीं जा रही, बस उनसे कॉल पर बात करूंगी और ज़्यादा हुआ तो वीडियो कॉल कर लेंगे। बस एक बार ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया तो मैं उनकी ओर देखूंगी भी नहीं। श्लोक ने आराम से कहा, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। किसी ने अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे बताना, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। जाह्नवी सीधी होकर लेट गई और श्लोक ने अपना सिर उसके पेट में रख लिया। दोनों इस साइलेंस को भी एक दूसरे के साथ काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, पर वो इस बात से अनजान थे कि बाहर खड़ा अभय उनकी सारी बातें सुन चुका था। उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था और अब वो गुस्से से उबल रहा था। जाह्नवी ने श्लोक से पूछा, सब सही तो होगा ना श्लोक? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। श्लोक ने उसका हाथ रब करते हुए कहा, डरो मत, सब अच्छा होगा, मैं हूं न तुम्हारे साथ। लेकिन जाह्नवी से ज्यादा तो श्लोक घबराया हुआ था। वो बस जाह्नवी के लिए अपने चेहरे पर कोई टेंशन नहीं दिखा रहा था। जाह्नवी ने कहा, मैं अभी माँ बनने के लिए रेडी नहीं हूँ। प्रॉपर प्लानिंग के बिना कैसे करेंगे ये सब? श्लोक ने आराम से कहा, इट्स ओके जान, एक बार चेकअप करवा लेते हैं। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव हुआ तो फिर तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। कुछ दिनों से जाह्नवी को बहुत थकान महसूस हो रही थी। उसे मूड स्विंग्स हो रहे थे और उसने पीरियड्स भी मिस किए थे। श्लोक किसी तरह ये सब हैंडल कर रहा था, पर जब जाह्नवी को महसूस हुआ कि ये प्रेगनेंसी के कारण भी होता है तो वो घबरा गई। अशोक वाली सिचुएशन को 2 महीने होने वाले थे और अब वो पूरी तरह ठीक हो चुका था। जाह्नवी उस फैमिली में सभी से बहुत रूडली बात कर रही थी। पहले तो जाह्नवी को लगा कि वो सिर्फ उन लोगों से फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो उससे जबरदस्ती रिश्ते जोड़ रहे हैं, लेकिन फिर अचानक वो श्रुति पर भी भड़क उठी और ये जाह्नवी को काफ़ी अजीब लगा। श्लोक के साथ तो जाह्नवी एकदम ठीक थी, पर उसकी क्रेविंग्स, अचानक रो पड़ना, कुछ अनहेल्थी खाने का मन होना, ये किसी और तो इशारा कर रहा था। श्लोक से झगड़ा करने की या उस पर चिल्लाने की कोई वजह नहीं थी क्योंकि वो जाह्नवी को कोई मौका नहीं देता बल्कि उसका अच्छे से ध्यान रखता था। श्लोक ने पूछा, वैसे तुम बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती तो थी, फिर कितने चांसेस होंगे कि तुम प्रेग्नेंट हो? घर पर जो टेस्ट लिया था वो नेगेटिव ही आया था ना? जाह्नवी ने जवाब दिया, पता नहीं, मैं बहुत नर्वस हूँ, कुछ फील तो नहीं हो रहा, अब अंदर जाने पर ही पता चलेगा। कुछ देर बाद उसे अंदर बुलाया गया। श्लोक बहुत ही पेशेंटली बाहर बैठा इंतजार कर रहा था, पर वो भी काफ़ी घबराया हुआ था। अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव आए तो वो पापा बनने के लिए खुश था, लेकिन जाह्नवी रेडी नहीं थी। बच्चे की परवरिश में उसके आसपास का माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक पेरेंट भी बच्चे को नेग्लेक्ट करता है तो उसके दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। सबसे मेन बात कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर जाह्नवी का स्ट्रेस बढ़ गया तो। इस ख्याल को श्लोक ने झटकते हुए कहा, सब सही होगा, बी पॉजिटिव श्लोक, हमने पूरा ध्यान रखा था कि प्रेगनेंसी के चांस ना रहें। क्या पता श्रीवास्तव फैमिली के कारण ही जाह्नवी की तबीयत बिगड़ रही हो, उनके कारण वो बहुत स्ट्रेस्ड रहने लगी है। तभी श्लोक को भी अंदर बुलाया गया। डॉक्टर ने श्लोक और जाह्नवी से कुछ सवाल पूछे और फिर उन्हें रिपोर्ट्स का इंतजार करने को कहा। ये कुछ मिनट श्लोक और जाह्नवी को बहुत लंबे लग रहे थे। रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद डॉक्टर ने कहा, प्रेगनेंसी का तो कोई केस नहीं है, तुम बहुत स्ट्रेस्ड रहने लगी हो जाह्नवी बेटा, इसलिए खाने में अपना कंफर्ट ढूंढ रही हो ताकि तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिले। स्ट्रेस के कारण थकान महसूस हो रही है और जब तक कोई प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो फिर खुद को चिड़चिड़ा महसूस करने लगोगी। स्ट्रेस के ही कारण तुमने पीरियड्स भी मिस किए हैं। जाह्नवी ने एक चैन की सांस ली। माँ बनने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी था और जाह्नवी बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, अच्छा बचपन देना चाहती थी।
इसके बाद डॉक्टर ने जाह्नवी को कुछ देर बाहर जाने को कहा। श्लोक ने जाह्नवी से कहा, देखो मैंने कहा था ना। डॉक्टर ने श्लोक से कहा, देखिए मिस्टर श्लोक, आपकी वाइफ की सिचुएशन को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती होगी। इसका असर उनकी फ्यूचर प्रेगनेंसी पर पड़ सकता है और मिसकैरेज के खतरे बढ़ सकते हैं। श्लोक ने घबराते हुए पूछा, क्यों डॉक्टर, किस बेस पर आप ऐसा कह रही हैं? क्या ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानता? डॉक्टर ने जवाब दिया, स्ट्रेस जाह्नवी के लिए कोई नया केस नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराना केस बन चुका है। डिफरेंस यहाँ आया कि अब उनकी शादी हो चुकी है और सोशलाइज करने के कारण इन सभी सिग्नल्स को वो प्रेगनेंसी से लिंक करने लगी, जबकि पहले भी ये सब उनके साथ हुआ था। तब वो बिल्कुल अकेली थी, इसलिए अपने मूड स्विंग्स नोटिस नहीं कर पाए और अब लोगों के आसपास रहने से उन्होंने ये महसूस कर लिया। श्लोक ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर? मैं जाह्नवी को किसी खतरे में नहीं देखना चाहता। फ्यूचर प्रेगनेंसी मैटर नहीं करती क्योंकि एडॉप्शन एक ऑप्शन है हमारे पास, बस जाह्नवी हेल्दी रहनी चाहिए। डॉक्टर ने जवाब दिया, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी वाइफ का ध्यान रखते हैं। उन्हें स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करो, कहीं घुमाने फिराने जाओ, डेट्स पर जाओ, मूवीज पर जाओ। बस डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है और सब ठीक हो जाएगा। वो जो काम नहीं करना चाहती, उसके लिए उन्हें फोर्स नहीं करना है। श्लोक ने आराम से कहा, आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगा जाह्नवी को खुश रखने की। और कुछ इंस्ट्रक्शंस हों तो प्लीज़ बताएं। डॉक्टर ने कुछ और बातें एक्सप्लेन की और फिर कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी। श्लोक ने एक गहरी सांस ली और फिर डॉक्टर को थैंक यू कहकर बाहर जाह्नवी के पास आ गया। जाह्नवी बहुत बेसब्री से श्लोक का इंतजार कर रही थी। श्लोक को देखते ही वो उसके गले लग गई। श्लोक ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा जानू, कुछ नहीं होगा। चलो घर चलते हैं। जाह्नवी ने हाँ में सिर हिलाया। घर पहुंचने के बाद श्लोक ने जाह्नवी से कहा, अब तुम श्रीवास्तव फैमिली के किसी मेंबर से नहीं मिलोगी। कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है। मैं जानता हूँ तुम्हें हर एक इंसान किसी न किसी तरह तंग कर रहा है। कोई तुम्हें देखना नहीं चाहता तो किसी कोई चाहता है, तुम उन्हें जबरदस्ती एक्सेप्ट कर लो। एक्चुअल में हो क्या रहा है कुछ बताओगी? बहुत टाइम से श्लोक और जाह्नवी के बीच प्रॉपर बातचीत नहीं हुई थी। जाह्नवी जानती थी कि श्लोक उसे लेकर कितना प्रोटेक्टिव है, इसलिए उसने श्लोक से कुछ शेयर नहीं किया। पर ये देखकर कि उसकी चुप्पी भी श्लोक को कितना तंग कर रही है, जाह्नवी ने सब कुछ शेयर करने का सोच ही लिया। जाह्नवी ने कहा, अशोक सर और श्रुति दी के तीनों भाई मुझे बार बार खुद को माफ करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन अशोक सर ने बिजनेस छोड़ने की बात कर दी और ये घर के बड़ों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि श्रुति दी की तरह बाकी के 3 भाई भी बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अनकंफर्टेबल जिंदगी ना जीनी पड़ी, इसलिए उन सभी ने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी। श्लोक ने अलर्ट होते हुए पूछा, कैसी धमकियां? देखो जाह्नवी, एक भी बात छिपनी नहीं चाहिए, वरना मेरा गुस्सा तुम जानती ही हो। तुम्हें मैं कभी हर्ट नहीं कर सकता, पर उस फैमिली के हर एक मेंबर को मैं बुरी तरह टॉर्चर करूंगा। इसके बाद चाहे वो मर क्यों न जाएं। जाह्नवी ने कहा, आप कुछ नहीं करेंगे श्लोक, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। श्लोक ने हाँ में सिर हिलाया। जाह्नवी ने एक गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, सारिका मैम ने मुझसे कहा कि वो मुझे आपसे अलग करवा कर रहेंगी अगर अशोक सर ने बिजनेस छोड़ने का डिसीजन लिया। मैंने आपको बताया था कि अमन सर के फ्रेंड ने मुझे हरास किया था, पर मैं नहीं जानती थी कि ये वीडियो उनके हाथ लग गई है या वीडियो रिकॉर्ड भी हुई है। वो उस वीडियो के जरिए आपकी रेप्यूटेशन खराब करेगी। सुबोध सर मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं आपको छोड़कर उनके साथ रहने आ जाऊं ताकि उनके भाई जल्दी रिकवर हो सकें। कुछ रुककर जाह्नवी ने कहा, पर यहाँ बात खत्म नहीं होती, लेकिन पायल मैम ने मेरी ही जैसी दिखने वाली एक लड़की को हायर किया और कुछ ऐसे घटिया वीडियोस बनाए हैं जो मुझे मेरी रेप्यूटेशन के साथ साथ इस फैमिली की रेप्यूटेशन बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं। मैं जानती हूँ ये मैं नहीं हूँ, आपको भी पता लग जाएगा कि ये धोखा है, लेकिन जब ये बात पब्लिक में आएगी तो वही होगा जिसका मुझे डर है। श्लोक ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए गुस्से में कहा, व्हाट द हेल, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की?
क्या उन्हें मेरा डर नहीं? इतनी सारी वार्निंग्स के बाद भी उन्होंने ऐसा कैसे किया? या फिर उन्हें पता था कि तुम मुझे ये सब नहीं बताने वाली हो? जाह्नवी ने सिर झुका लिया क्योंकि यही सच था, लेकिन अब श्लोक को गुस्सा आ गया था और जाह्नवी रिग्रेट कर रही थी कि क्यों उसने पहले दिन ही श्लोक को ये बात नहीं बताई। अचानक श्लोक के दिमाग में एक बात आई तो उसने जाह्नवी से पूछा, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तुम पर शक करूंगा और उस झूठे वीडियो पर यकीन कर लूंगा? जाह्नवी ने हैरानी से श्लोक की तरफ देखा क्योंकि उसने ऐसा कुछ तो नहीं सोचा था। उसके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। श्लोक ने गुस्से में दोबारा पूछा, बताओ जाह्नवी, क्या तुम्हारे दिमाग में यही सब चल रहा था? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? जाह्नवी चुपचाप श्लोक को देखती रही। आज पहली बार श्लोक जाह्नवी को नहीं समझ रहा था। पहली बार वो इस तरह बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये श्लोक था ही नहीं। श्लोक गुस्से में जाह्नवी के कंधे पकड़ते हुए चिल्लाया, आंसर मी, बताओ मुझे कि क्या सोचकर तुमने ये सब कुछ मुझसे छिपाया? श्लोक की पकड़ जाह्नवी पर इतनी ज्यादा कस चुकी थी कि जाह्नवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बड़ी मुश्किल से भारी आवाज में कहा, नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमेशा मेरा साथ दोगे। ये बात कभी मेरे दिमाग में आई ही नहीं कि आप मुझ पर शक करोगे। मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी और फिगर आउट कर रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। आई लव यू सो मच और मुझे आपसे दूर जाने से बहुत डर लगता है। प्लीज़ दोबारा मुझसे इस तरह की कोई बात मत करना। जाह्नवी की आंखों में आंसू देखकर श्लोक की पकड़ उस पर ढीली पड़ गई। उसने तुरंत जाह्नवी को छोड़ा और हक कर लिया। श्लोक ने उसके पूरे चेहरे को पागलों की तरह किस करते हुए कहा, आई लव यू टू बेबी, तुमसे इस तरह बात करने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी लव, तुम्हारी ही तरह मैं भी तुमसे दूर जाने से बहुत डरता हूँ। मुझे लगा तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, इसलिए तुमने मुझसे सब कुछ छिपाया। मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। सॉरी, सॉरी, आई लव यू। जाह्नवी ने सॉफ्टली कहा, इट्स ओके, आई लव यू। कोई हमें दूर नहीं करेगा। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। श्लोक ने स्ट्रिक्टली कहा, अब तुम उस फैमिली के एक भी मेंबर से नहीं मिलोगी, चाहे वो श्रुति ही क्यों न हो। ओक, जाह्नवी ने खुश होकर हाँ में सिर हिलाया। वो तो खुश ही थी। श्लोक ने कहा, कल एक लास्ट टाइम मैं उन सभी लोगों से मिलूंगा। कल फैसला हो ही जाएगा और तुम मुझे रोकोगी नहीं। जाह्नवी ने सिर हिलाते हुए कहा, ओक, मेरे पास वो सभी वीडियोस हैं और पायल मैम के मैसेजेस भी पड़े हैं। फेस टू फेस किसी ने मुझे धमकी नहीं दी है, इसलिए टेक्स्ट्स है, पर मैं कॉल रिकॉर्ड करना भूल गई। श्लोक ने जाह्नवी के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, इट्स ओके, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। अब तुम आराम करो, मैं लंच रेडी करता हूँ। पर जाह्नवी उठने लगी क्योंकि उसे भी हेल्प करनी थी। श्लोक ने जाह्नवी के कंधे पर हाथ रखकर उसे बैठे रहने को कहा, लेकिन जाह्नवी की आह निकल गई। श्लोक ने पैनिक होते हुए पूछा, क्या हुआ जान? जाह्नवी ने लगभग रोते हुए कहा, इट हर्ट्स। श्लोक को याद आया कि उसने कुछ देर पहले कितनी जोर से जाह्नवी के दोनों कंधे पकड़े थे। उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज कर दी थी, इसलिए शायद जाह्नवी को दर्द हो रहा था। श्लोक ने तुरंत जाह्नवी की शर्ट उतारकर साइड में रख दी और उसके निशान देखे जो काफी गहरे थे। श्लोक के चेहरे पर गिल्ट देखा जा सकता था। उसने वहां पर बहुत लाइटली किस करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं अभी दवाई लगा देता हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से दवाई ढूंढकर लेकर आया और आराम से उसे लगाने लगा। श्लोक ने प्यार से कहा, बस जल्दी ही ठीक हो जाएगा और मैं दोबारा ऐसा कुछ करूं तो चुप रहने के बजाय उसी समय मुझे बता देना। तुम जानती हो ना, तुमसे दूर जाने का ख्याल मुझे सहन नहीं होता। जाह्नवी ने श्लोक के होठों पर किस करते हुए कहा, आपका गुस्सा जायज़ है, मुझे ही आपसे सब कुछ पहले शेयर करना चाहिए था। श्लोक ने हाँ में सिर हिलाया और जाह्नवी को बहुत सारी किसेस देने के बाद वहां से उठकर चला गया। जाह्नवी मुस्कुरा कर रह गई। जितना प्यार श्लोक उससे करता था उतना कोई नहीं करता था, इसलिए जाह्नवी खुद को बहुत लकी मानती थी। श्लोक ने रूम से बाहर आते हुए खुद से कहा, उस बर्बाद परिवार से इसको सेटल करने के बाद मैं जानू को कहीं घूमने लेकर जाऊंगा। व्हाट अबाउट हनीमून?
हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ओह जानू, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं इस हनीमून को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या क्या करने वाला हूँ। सोचकर ही एक्साइटमेंट हो रही है। श्लोक अपनी सोच पर बहुत मुस्कुरा रहा था, लेकिन हम जो सोचते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। अगर श्लोक जानता कि इस हनीमून के बाद उसकी जिंदगी में बड़ा तूफान आने वाला है तो वो शायद कभी वहां जाता ही नहीं। क्या लिखा है तकदीर में? क्या होने वाला है हनीमून ट्रिप पर? पछतावा, शर्म, दुख, गुस्सा और निराशा, ये सब कुछ अशोक महसूस कर सकता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी में बस पैसा ही कमाया, इसके अलावा सब कुछ तो गंवाया ही था। कुछ देर पहले श्लोक आया था और उसने जाह्नवी की सिचुएशन अशोक को बताई। उसके भाई और उनकी बीवियां किस तरह जाह्नवी को प्रेशराइज कर रही हैं और इसका जाह्नवी पर क्या असर हो रहा, ये सब श्लोक ने बताया। तब से लेकर अभी तक अशोक अपने रूम में खुद को लॉक करके बैठा हुआ था। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ये क्या हो गया मुझसे? ये गलती नहीं, बहुत बड़ा क्राइम है। अपने दुख का जिम्मेदार मैंने अपनी बच्ची को बना दिया। पूरी जिंदगी उसे कोसता रहा। मैंने जो किया वो किया, लेकिन मैंने बाकियों को क्यों नहीं रोका? वो मेरी बेटी को मेरे ही सामने हर्ट करते रहे और मैं आराम से देखता रहा। मैं इतना कब गिर गया कि मैंने सिर्फ पैसों के लिए जाह्नवी का सौदा करना चाहा। ये सब सोचकर अशोक जोर जोर से रोने लगा। उसी समय अमन रूम में आया। उसने डुप्लीकेट की से दरवाज़ा खोल लिया था क्योंकि अशोक ने काफ़ी देर से खुद को कमरे में बंद किया हुआ था। अमन ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और अशोक के पास आकर बैठ गया। उसने अशोक के आंसू पोंछते हुए कहा, पापा प्लीज़ रोना बंद करिए। आप खुद को और ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। संभालिए अपने आप को। अशोक ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है बेटे। मैंने इतने सारे बुरे काम बिना किसी रिग्रेट के किए हैं। क्यों? मेरी अक्की क्या घास चरने गई थी? क्यों मुझे थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ अपनी गलतियों का? अमन ने अशोक की पीठ सहलाते हुए कहा, जो होना था वो हो चुका है पापा। हमारा और जाह्नवी का रिश्ता टूटे हुए शीशे की तरह है जो दोबारा पहले जैसा नहीं हो सकता। उसे वापस जोड़ा नहीं जा सकता। आई थिंक हमें जाह्नवी को उसकी जिंदगी में खुश रहने देना चाहिए, क्योंकि पहले ही वो हमसे नफरत करती है और अगर उसे हमने ज़्यादा तंग किया तो कहीं ये नफरत बढ़ ना जाए। अशोक ने पूछा, जाह्नवी हम सभी से नफरत करती है, तो फिर इतने दिनों तक वो मुझसे नॉर्मली कैसे बात कर रही थी? अमन ने जवाब दिया, पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? जाह्नवी ने खुद बताया था कि वो नहीं चाहती है कि आपकी तबीयत के ब्लेम कोई उस पर डाल जाए। वो एक डॉक्टर बनना चाहती है, इस नाते आप एक तरह से उसके पेशेंट ही हुए और डॉक्टर पेशेंट के बीच पर्सनल दुश्मनी की कोई जगह नहीं होती। अमन के जवाब के साथ एक उम्मीद जो अशोक के दिल में थी वो भी जा चुकी थी। कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि शायद जाह्नवी उसे कभी न कभी माफ़ कर ही देगी और अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुई, श्लोक जिस वजह से यहाँ आया था वो उसकी फैमिली के कारण हुई। लेकिन अमन के शब्दों ने बता दिया कि जाह्नवी अशोक को अपनी जिंदगी में चाहती ही नहीं है। अशोक ने सिर झुकाते हुए कहा, सारी गलती मेरी ही है। उसे मुझ जैसे पिता की जरूरत भी नहीं जब उसके पास ऑलरेडी अभय है। अगर मैंने ही मैच्योरली एक्ट किया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने कभी जाह्नवी को खुद को पापा नहीं कहने दिया, एक बार प्यार से उसके सिर पर हाथ नहीं फेरा, कोई ड्यूटी पूरी नहीं की तो मेरे लिए उसके दिल में कोई उम्मीदें ही नहीं बची थी। और यही वजह है जब मैंने जाह्नवी को गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोली तो उसने अपने कदम पीछे को ले लिए। अशोक ने अमन की ओर देखते हुए कहा, तुम जानते हो, संगीता को कभी दूसरा बच्चा नहीं चाहिए था, पर मुझे बेटी चाहिए थी और तुम्हारी भी रिक्वेस्ट थी कि एक छोटी बहन होनी ही चाहिए, तो मैंने संगीता को बहुत कन्विंस किया। बड़ी मुश्किल से संगीता को मैंने मनाया, लेकिन जब हमें बताया गया कि ब्लड लॉस की वजह से संगीता को बचाया नहीं जा सकता तो संगीता मुस्कुराती रही। उसने जाह्नवी को मेरी बाहों में देकर मुझे उसका ख्याल रखने को कहा। शायद उसे मुझ पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने मुझसे वादा भी लिया था और मैंने वो वादा तोड़ दिया। असली दोषी तो मैं हूँ। मैंने ही संगीता को प्रेगनेंसी के लिए कन्विंस किया था तो ब्लेम मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन मैंने जाह्नवी को ब्लेम किया।
अब मुझमें जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। आई वॉन्ट टू डाई। अमन ने हैरानी से कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? होश में आइए। आपको बस जाह्नवी की पड़ी है और मेरा क्या? मेरे लिए तो मम्मी पापा दोनों आप ही हैं। क्या आप मुझे अकेला छोड़ना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जैसे जाह्नवी आपसे नफरत करने लगी है वैसे ही मैं भी करूं? अशोक ने तुरंत ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम भी मुझे नफरत भरी नजरों से देखो। ऑलरेडी संगीता और तुम्हारे दादी दादाजी बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे मुझ पर, और अब तुम भी मुझ पर उंगली उठाओगे तो मैं नहीं सह पाऊंगा। अमन ने अशोक के गले लगते हुए कहा, गलती मुझसे भी हुई पापा, और अब टाइम आ गया है कि हम इन गलतियों को सुधारें। कुछ अच्छा काम करते हैं जिससे हमारे पाप कम हो और जाह्नवी भी हमें माफ कर दे। जाह्नवी के ही जैसे कई बच्चे हैं समाज में जो कुछ ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं। कुछ करते हैं उनके लिए, कम से कम किसी की जिंदगी तो हम बेहतर बना सकेंगे। अमन की बात सुनकर अशोक के चेहरे पर एक उम्मीद नजर आ रही थी। उसे जिंदगी में एक मकसद मिल चुका था। इसके जरिए वो अपना गिल्ट और रिग्रेट कम कर सकता था। अशोक को जिंदगी में आगे बढ़ने की एक वजह मिल चुकी थी। जाह्नवी ने श्लोक से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? इस तरह अचानक कहाँ चलने का प्लान बना लिया आपने? श्लोक ने जवाब दिया, मैंने बताया न तुम्हें, हम अपने हनीमून पर जा रहे हैं। नो मोर क्वेश्चंस। जाह्नवी ने कहा, वो तो पता है मुझे, लेकिन कौन सी जगह? श्लोक ने जाह्नवी के गाल पर किस करते हुए कहा, सरप्राइज। पहले से ही बता दूंगा तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। जाह्नवी मुंह बनाकर साइड में बैठ गई। उसे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं थे। श्लोक ने जाह्नवी का चेहरा देखा तो हंस पड़ा। उसने जाह्नवी को अपनी बाहों में उठाया और बेडरूम की तरफ जाने लगा। जाह्नवी ने स्ट्रगल करते हुए कहा, श्लोक छोड़िए मुझे, आपका पूरा स्टाफ यही देख रहा है। श्लोक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ, वाइफ हो तुम मेरी। जाह्नवी ने मुंह फेरते हुए कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी, छोड़िए मुझे। श्लोक ने बहुत प्यार से कहा, नहीं करनी तो मत करो बात, हम तब तक कुछ और करते हैं। जाह्नवी ने श्लोक को घूरा तो श्लोक ने तुरंत कहा, मेरा मतलब हम कुछ देर सो जाते हैं, पहुंचने में थोड़ा टाइम है। जाह्नवी ने बस हाँ में सिर हिला दिया क्योंकि उसे श्लोक से बात नहीं करनी थी। इस समय श्लोक और जाह्नवी अपनी हनीमून ट्रिप पर जा रहे थे। वो श्लोक के प्राइवेट प्लेन में थे। श्लोक जाह्नवी को फैमिली ड्रामा से दूर ले जा रहा था। जाह्नवी को घूमना पसंद था, इसलिए श्लोक ने कुछ सजेशंस अभय से ले लिए थे और उस हिसाब से ट्रिप प्लान की। श्लोक ने जाह्नवी के माथे पर किस करते हुए कहा, वहां पहुंचने के बाद तुम मुझे किस किए बिना नहीं रह पाओगी, देख लेना। जाह्नवी ने मुंह बनाते हुए कहा, देख लेंगे, और वो खुद को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद सो गई। श्लोक भी मुस्कुराते हुए उसके बगल में लेट गया। अभय स्टडी रूम में बैठकर कुछ काम कर रहा था। जब सांची कहीं टूर कर रही होती थी तो अभय काम संभाल लेता था और वो इस समय भी यही कर रहा था। तभी एक मैसेज ने अभय को डिस्टर्ब कर दिया। मैसेज में लिखा था, कैसे हो अभय, सुना है मुझे बर्बाद करने के बाद बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो। सुनने में तो ये भी आया है कि बड़े बेटे ने शादी कर ली है, नॉट बैड। हाँ, पर मेरे जीते जी तुम कैसे खुश रह सकते हो? तुम्हारी खुशियों को आग लगाने की जिम्मेदारी मेरी है। बचा सकते हो तो बचा लो अपने परिवार को, क्योंकि मेरा टारगेट कोई भी हो सकता है। ऑल द बेस्ट। कौन है ये इंसान और किसे टारगेट किया जा रहा है? वेलकम टू आवर चैनल। अध्याय 46 to 50। अभय ने हकलाते हुए श्लोक से पूछा, बेटा कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें और जाह्नवी को कॉल कर रहा हूँ लेकिन दोनों का ही फोन स्विच ऑफ आ रहा है। श्लोक ने जवाब दिया, पापा हम प्लेन में थे इस वजह से ऐसा हुआ, पर आपकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं आ रही। क्या हुआ है? अभय ने कहा, कुछ नहीं, मैं जिम में था, थोड़ा वर्कआउट का मूड हो रहा था। तुम ठीक ठाक पहुंच तो गए न? जाह्नवी कैसी है? श्लोक ने जवाब दिया, जी पापा हम पहुंच गए, अभी काम में है, होटल पहुंचने ही वाले हैं। जाह्नवी अभी नींद में ही है, आपसे बाद में बात करवाता हूँ। अभय ने कहा, ठीक है।
अच्छे से छुट्टियां एंजॉय करना, लेकिन अलर्ट रहना। तुम्हारे और मेरे दोनों के ही दुश्मन बहुत हैं। अपना और जाह्नवी का ध्यान रखना। किसी प्रॉब्लम में मत पड़ जाना दोनों। श्लोक ने पूछा, आपकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही है पापा। कोई बात है तो बताएं मुझे। अभय ने बहाना बना दिया, बस ऐसे ही कुछ ठीक नहीं लग रहा। पिछली बार जब तुम हैदराबाद गए थे तब भी तुम पर एक अटैक प्लान हुआ था, इसलिए थोड़ी चिंता हो रही थी। तभी कह रहा हूँ थोड़ा अलर्ट रहना। श्लोक ने कहा, इट्स ओके पापा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। आप अपना और बाकी सभी का ध्यान रखना। अभय ने ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो जानता था कि मैसेज भेजने वाला इंसान कौन था, इस वजह से टेंशन में था। उसने दांत पीसते हुए कहा, यशवीर राठी को जिंदा छोड़कर मैंने गलती ही कर दी थी। इतने सालों से उसे ढूंढ रहा था, लेकिन पता नहीं वो कौन से कोने में छुपा बैठा है। वो इंसान कितना सनकी है ये मैं ही जानता हूँ। उसे हल्के में लेना गलती हो सकती है, इसलिए मुझे सिक्योरिटी को अलर्ट करना होगा। वो मेरे किसी भी फैमिली मेंबर पर हमला कर सकता है। अभय कुछ सोचने लगा। फिलहाल तो हर कोई सेफ था। समीक्षा और श्रेयांश टाइट सिक्योरिटी के साथ अपने ऑफिस में थे। नील भी सेफ था। माहिरा, अपेक्षा और अभिमन्यु भी घर पर ही थे, यानी सेफ थे। फिर यशवीर किसे टारगेट करने वाला था? क्या श्लोक और जाह्नवी को? नहीं, ये ख्याल अभय ने दिमाग से बाहर निकाल दिया। उसे ही कुछ करना था। ताकि रुकते ही श्लोक ने जाह्नवी को उठाते हुए कहा, वेलकम टू टी गोल्डन सिटी जैसलमेर। जाह्नवी ने आंखें खोली और इधर उधर देखा। श्लोक ने उसे बाहर निकलने में हेल्प की। श्लोक ने एक बैग अपने हाथ में लिया और दूसरे हाथ से जाह्नवी का हाथ पकड़ा। उसने ड्राइवर से बाकी का सामान लाने में हेल्प करने को कहा। होटल बाहर से बिल्कुल किसी महल की ही तरह लग रहा था, बड़ा और सुंदर। जाह्नवी ने होटल के इंटीरियर को देखते हुए कहा, वाओ सो ब्यूटीफुल। श्लोक ने पूछा, तुम्हें ये पसंद आया? जाह्नवी ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, आई लव्ड इट। सब कुछ बहुत सुंदर है। मैंने जैसलमेर के बारे में बहुत सुना है। यहाँ पर बिल्कुल महल वाले वाइब आ रही है और ये मुंबई के होटल्स से भी काफ़ी अलग है। श्लोक ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। मैं श्योर हूँ कि तुम्हारा वापस जाने का मन भी नहीं करेगा। जाह्नवी ने होटल को देखते हुए कहा, मेरा तो यहाँ से ही बाहर निकलने का मन नहीं है। बाहर जाऊंगी तो न जाने क्या हाल होगा। श्लोक मुस्कुराया। उसने रूम की कीज ली और जाह्नवी को अपने साथ चलने का इशारा किया। जाह्नवी बहुत धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए चल रही थी और उसके एक्सप्रेशन देखकर श्लोक मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, जानू थोड़ा जल्दी चलो, बाद में सब कुछ आराम से देख लेना और तुम रूम के अंदर तो चलो। वहाँ तुम्हें इस शहर का बेस्ट व्यू देखने मिलेगा। ये सुनकर जाह्नवी बहुत एक्साइटेड हो गई और जल्दी जल्दी चलने लगी। रूम के अंदर पहुंचकर उसने एक नज़र चारों ओर डाली और फिर खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देखने लगी। यहाँ से वो शहर के एक हिस्से को देख सकती थी। इस जगह से जैसलमेर का किला साफ दिखाई पड़ रहा था। जब दूर से वो इतना इंटरेस्टिंग था तो पास जाकर कितना अच्छा लगने वाला था, ये सोचकर जाह्नवी बहुत एक्साइटेड थी। वो अपनी सोच में इतनी गुम थी कि उसे पता भी नहीं चला कि कब श्लोक उसके करीब आकर खड़ा हो गया। श्लोक ने जाह्नवी को पीछे से हक किया, जिस वजह से वो थोड़ी अलर्ट हो गई, लेकिन अपने हस्बैंड का टच महसूस करते ही रिलैक्स हो गई। श्लोक ने पूछा, क्या सोच रही हो जानू? जाह्नवी ने जवाब दिया, मैं वो गोल्डन फोर्ट देख रही थी। बहुत सुंदर लग रहा है। श्लोक ने कहा, डोंट वरी बेबी, कल हम इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद परसों वो किला देखने जाएंगे। स्पेशली इसलिए ही हम लोग यहाँ आए हैं। जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए श्लोक की तरफ देखा और उसे एक किस दी। श्लोक ने कहा, देखा मैंने कहा था ना कि यहाँ पहुँचते ही तुम्हारी सारी नाराज़गी गायब हो जाएगी और तुम मुझे किस करोगी। जाह्नवी ने श्लोक की शर्ट के बटन से खेलते हुए कहा, ये जगह है ही ऐसी कि गुस्सा गायब हो जाए। ग्रेट सरप्राइज। श्लोक मुस्कुराया और बोला, तुम थक गई हो, जल्दी से शावर लो और आराम करो। जाह्नवी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बस हाथ मुंह धो रही हूँ और आराम कर रही हूँ।
श्लोक ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, मैं हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। जाह्नवी को कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला और वो श्लोक के साथ बाथरूम में थी। श्लोक ने जाह्नवी के बालों में शैम्पू अप्लाई करते हुए कहा, वैसे हमारा एक पुश्तैनी महल भी है जयपुर से थोड़ी दूरी पर। कभी लंबी छुट्टी होगी तो तुम्हें वहां ले जाऊंगा। जाह्नवी ने पूछा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ आने के बजाय हम वहीं चले जाते। श्लोक ने कहा, क्योंकि हम एक शॉर्ट ट्रिप पर यहाँ आए हैं, फिर कभी फ्यूचर में वहाँ जाएंगे। अपनी ही जगह है, वहाँ कभी भी जा सकते हैं। जाह्नवी ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर निकली और बिस्तर पर गिरते ही सो गई। कुछ देर बाद श्लोक भी नहाने के बाद बाहर आया और जाह्नवी को देखकर मुस्कुराए बिना रह नहीं पाया। वो बिल्कुल बच्चों की तरह आड़ी तिरछी होकर सो रही थी। श्लोक ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ये जानू भी न तब अक्ल आएगी इसे। फिर से बाल सुखाए बिना सो गई। कितनी बार मना किया है पर हर बार आलस करती है। फिर श्लोक ने खुद ही हेयर ड्रायर ढूंढा और जाह्नवी के बालों को सुखाया। कुछ देर तक वो जाह्नवी को निहारता रहा। फिर उसने पहले जाह्नवी के माथे को किस किया, फिर नाक, फिर दोनों गाल और लास्ट में लिप्स पर किया। श्लोक ने धीरे से कहा, जयपुर न जाने का रीज़न कुछ और है। मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों की नज़रों में आ जाओ। जिस दिन हमारी शादी की खबर पब्लिक हो जाएगी उस दिन मैं तुम्हें महल लेकर ज़रूर जाऊंगा। यहाँ आना तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि तुम सब कुछ भूलकर अपना मन घूमने फिरने में लगाओ। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता चाहे कुछ हो जाए। जो भी ये कोशिश करेगा उसे मौत से भी खतरनाक सज़ा मिलेगी। अशोक और अमन आज अपना सामान पैक करके कहीं जा रहे थे। सुबोध ने कहा, तुम ऐसे ही सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकते अशोक। तुमने अपना बिजनेस किसी अजनबी के हाथ में दे दिया और घर छोड़कर जा रहे हो, क्या है ये सब? अशोक ने कहा, मैं सही कर रहा हूँ। इस घर के किसी भी बच्चे को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो उन्हें फोर्स करने के बजाय मैंने उन्हें अपने हिसाब से अपना करियर चूज करने की आज़ादी दे दी है। आप सभी अब मेरी मेहनत पर ये लग्जूरियस लाइफ जीने के बजाय अपनी मेहनत से ज़िंदगी जीना सीखिए। मैंने बिजनेस सही इंसान के हाथों में दिया है। आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से उसी कंपनी में जॉब मिल सकती है, इसलिए ज़्यादा चिंता न करें और घर तो है ही आपके पास। पायल ने कहा, यह गलत है अशोक। तुम एक नालायक लड़की के लिए अपने परिवार को इस तरह छोड़कर जा रहे हो। अशोक ने गुस्से से कहा, मेरी बेटी नालायक नहीं है बल्कि आपसे लाख गुना बेहतर है। अगर इसी तरह आपने मुझे सही गलत सालों पहले बताया होता ना तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने तो अपनी पत्नी को खोया था पर आपने क्या सोचकर मेरे सामने और मेरी पीठ पीछे मेरी बेटी को हर्ट किया। और वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब वो वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी? एक बार फिर श्लोक ने सिर्फ जाह्नवी के लिए और आपके बच्चों के लिए आपको माफ़ किया, वरना यहाँ जिंदा नहीं खड़ी होती आप। श्लोक का नाम सुनकर पायल ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। सारिका और पराग चुपचाप खड़े थे। श्रुति और उसके दोनों भाई भी वहीं खड़े थे। भले ही वो दुखी थे और ऐसा बिखरा हुआ परिवार नहीं चाहते थे, लेकिन मतलब से जुड़े हुए परिवार से ऐसा बिखरा हुआ परिवार ही अच्छा था। अशोक कुछ अच्छा करना चाहता था, ये जानकर श्रुति ने उन्हें पूरी तरह सपोर्ट किया। बस स्टॉप पर खड़े होकर अमन ने अशोक से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं पापा? अशोक ने जवाब दिया, जहाँ तुम्हारी माँ और मैं पहली बार मिले थे। अमन के मुंह से हैरानी से निकला, जैसलमेर। उसने कहा, जैसलमेर का किला 1156 में रावल जैसल द्वारा बनाया गया था। यहाँ पूरे 99 गढ़ हैं। तुमने सुबह देखा था न, होटल से ये जगह सोने की तरह चमक रही थी। जाह्नवी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जी, आपने बताया भी था कि ये पीले पत्थरों और रेत के कारण है। श्लोक ने नीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ, ये किला त्रिकूट पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है और क्योंकि ये पीले पत्थरों और रेत से बने होने के कारण सोने जैसा चमकता है, इसलिए सोनार किला के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और यहीं पर काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए इसे लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। जाह्नवी ने ओ कहा और चारों ओर ध्यान से देखने लगी। श्लोक ने बताया था कि जैसलमेर थार डेजर्ट के दिल में बसा हुआ शहर है।
श्लोक ने अचानक जाह्नवी से कहा। जानू स्माइल। जाह्नवी जहां खड़ी थी वहीं रुक गई और मुस्कुराकर श्लोक की ओर देखने लगी। श्लोक ने जाह्नवी की कुछ पिक्चर्स क्लिक की। आज श्लोक जाह्नवी को जैसलमेर का किला दिखाने लेकर आया था। ये दिखने में काफी सुंदर था और काफी फैला हुआ था। जाह्नवी को ऐसा फील हो रहा था कि अगर उसे ये जगह अच्छे से एक्सप्लोर करनी है तो आज का दिन काफी नहीं है। किले का हर एक कोना जाह्नवी को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। दूसरी तरफ श्लोक था जो यहाँ पहले भी कई बार घूमने आ चुका था। वो जाह्नवी के लिए एक टूर गाइड का काम कर रहा था। श्लोक जाह्नवी को इस किले के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था और उसकी पिक्चर्स भी क्लिक कर रहा था। श्लोक ने पूछा, तो बताओ बेबी, गोल्डन फोर्ट सोनार किला पसंद आया? जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ज्यादा। आई एम इन लव विद दिस प्लेस। आपने बताया था ऐसे ही कई किले हैं भारत में। जब मैं यहाँ पर ही इतनी अमेज हो गई हूँ तो आगे चलकर न जाने क्या होगा। श्लोक ने जाह्नवी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत सारी जगहें एक्सप्लोर करने लेकर जाऊंगा। मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद थी। स्कूल और कॉलेज टाइम में जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो मैं हिस्ट्री बुक्स पढ़ा करता था। और पापा भी वेकेशंस पर हमें ऐसी ही नई नई जगह लेकर जाते थे। अब जब तुम मेरे साथ हो तो हम साथ में भारत दर्शन करेंगे। जाह्नवी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर इधर उधर देखते हुए कहा, यहाँ आकर ऐसा लग रहा है मानो एक अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। ऐसी जगह मैंने तो कभी नहीं देखी। श्लोक ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम्हें हवेलियाँ दिखाता हूँ, वो तुम्हें बहुत पसंद आने वाली हैं। जाह्नवी बहुत एक्साइटेड होकर श्लोक के साथ चली गई। वो बहुत क्यूरियस होकर अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ा रही थी। चलते हुए उसे कई लोग दिख रहे थे, कुछ टूरिस्ट और कुछ लोकल। वो चलते हुए पिक्चर्स भी क्लिक कर रही थी ताकि अपनी फ्रेंड्स को भी दिखा सके। श्लोक और जाह्नवी कुछ लोकल शॉप्स के सामने से गुजर रहे थे। जाह्नवी ने श्लोक को रोकते हुए कहा, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। ये सारी चीज़ें कितनी प्रिटी हैं ना, क्या मैं ये खरीद सकती हूँ? श्लोक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, पहली बार तो तुमने शॉपिंग की डिमांड की है तो फिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए बेझिझक ले लो। जाह्नवी ने रुकते हुए कहा, लेकिन घर में बाकी लोगों का कैसा टेस्ट है ये मुझे कैसे पता लगेगा? श्लोक ने तुरंत कहा, तुम उनका मत सोचो, वो सभी इस जगह से बहुत सी शॉपिंग कर चुके हैं और काफ़ी सारा सामान उनके कबर्ड्स में ऐसे ही पड़ा हुआ है। तुम्हें बस अपने लिए शॉपिंग करनी है। जाह्नवी औप कहकर अपने लिए कुछ चीज़ें देखने लगी। यहाँ हैंडमेड चीज़ें बहुत थी जो डेकोरेशंस के लिए जाह्नवी को अच्छी लगी। इसके साथ कुछ हैंडमेड ज्वेलरी और कपड़े खरीदने के बाद जाह्नवी ने अपनी शॉपिंग पर फुल स्टॉप लगाया। श्लोक ने ये सारा सामान एक शॉप में ही रखवा दिया और जाह्नवी को महल दिखाने ले गया। एक जगह के सामने रुककर श्लोक ने कहा, ये है पटुओं की हवेली। इसके अलावा और भी हवेलियां हैं, सारी अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे से लगकर बनी हुई हैं। पहली हवेली देखकर ही जाह्नवी का मुंह खुला का खुल रह गया। श्लोक को रिएक्शन काफ़ी क्यूट लगा इसलिए उसने एक पिक्चर क्लिक कर ली। अब जाह्नवी को समझ आया कि जिस होटल में वो लोग रह रहे थे वो महल और हवेलियों से ही इंस्पायर्ड था, अंदर से भी और बाहर से भी। श्लोक ने कहा, ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास जगह है। उस टाइम में जैसलमेर एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था पर आज के टाइम में ये जगह टूरिज्म फील्ड में है। अभी तो बहुत कुछ है जो मुझे तुम्हें दिखाना है। जाह्नवी ने पूछा, और क्या क्या बाकी है? श्लोक ने जवाब दिया, मैं तुम्हें सबसे पहले यहाँ की गलियों में लेकर आया ये दिखाने की सालों से लोग यहाँ रहते आ रहे हैं, वो किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब एक एक करके सारी हवेलियाँ दिखाऊंगा और फिर हम कल यहाँ वापस आएंगे क्योंकि काफ़ी कुछ छूट रहा है। जाह्नवी ने कहा, वही तो पूछा मैंने आपसे कि क्या रह गया। ये जगह इतनी बड़ी है कि एक दिन में हम यहाँ नहीं घूम सकते। श्लोक ने कहा, गलीसर झील, गवर्नमेंट म्यूजियम, क्लाउड पैलेस, जैसलमेर का जैन मंदिर, बड़ा बाग, डेजर्ट नेशनल पार्क, अमर सागर झील, वॉर म्यूजियम एंड वॉर मेमोरियल और कुछ मंदिर। जाह्नवी ने थोड़ा हैरानी से पूछा, क्या हम इतना सब घूम लेंगे?
श्लोक ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेबी, सब हो जाएगा। हम यहाँ घूमने ही तो आए हैं। चलो तुम्हें हवेलियों की टूर देता हूँ और कुछ हिस्ट्री बताता हूँ। इसके बाद श्लोक जाह्नवी को हवेली दिखाने में बिजी हो गया। कहीं कहीं पर वो जाह्नवी की पिक्चर्स भी क्लिक कर रहा था। कटवो की हवेली के बाद श्लोक ने जाह्नवी को नथमल जी की हवेली और सलीम सिंह की हवेली भी दिखाई। जाह्नवी के पास कहने को कई सारे शब्द थे, लेकिन क्या कहे समझ नहीं आ रहा था। किन शब्दों में इस जगह की तारीफ की जाए ये जाह्नवी डिसाइड नहीं कर पाई थी। बेशक वो स्कूल और कॉलेज टाइम में ट्रिप्स पर गई थी, लेकिन ऐसी जगहों पर कभी नहीं आई थी। ऐसी ही कई अनगिनत जगहें हैं भारत में जिन्हें एक्सप्लोर करते हुए पूरी जिंदगी भी कम ही है। वापस होटल लौटते समय जाह्नवी के चेहरे पर संतुष्टि भी थी और उत्सुकता भी। जाह्नवी ने श्लोक से कहा, मैं आज से पहले ऐसी किसी जगह पर नहीं आई हूँ। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लेकर आने के लिए। दिस वॉज माइंड ब्लोइंग। श्लोक ने जाह्नवी के माथे पर किस करते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊं। तुम्हें बस बोलना है और मैं वो जरूर करूंगा। श्लोक की बात सुनकर जाह्नवी मुस्कुराए और रात जल्दी बीतने की उम्मीद करने लगी। उसके हिसाब से कल का दिन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि कल वो और श्लोक मंदिर और म्यूजियम जाने वाले थे। लेकिन हर बार जो हम सोचते हैं वही नहीं होता। किस्मत में जो होना लिखा होता है वही होता है, और ऐसा ही कुछ श्लोक और जाह्नवी के साथ भी होने वाला था। क्या लिखा था श्लोक और जाह्नवी की किस्मत में? बादल महल से कुछ दूरी पर आते हुए श्लोक ने जाह्नवी से कहा, अब मैं तुम्हें गवर्नमेंट म्यूजियम दिखाता हूँ। तुम बस कुछ देर यहीं खड़ी रहो, मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉल अटेंड करके आ रहा हूँ। बस 5 मिनट। जाह्नवी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं उस साइड जा रही हूँ, वहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा लगा मुझे। श्लोक ओक कहकर आगे बढ़ गया और जाह्नवी सीनरी देखने में बिजी हो गई। दोनों ही इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जब से उन्होंने जैसलमेर में कदम रखा वो किसी की नज़रों में थे। जाह्नवी को पता भी नहीं चला कि कब वो चलते चलते एक सुनसान जगह पहुंच चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे था। इससे पहले कि वो मुड़कर देखती, उसकी गर्दन पर एक सुई चुभा दी गई और देखते ही देखते जाह्नवी बेहोश हो गई। ये 2 लोग थे। पहले बंदे ने दूसरे वाले से कहा, इस लड़की को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि ये बेगुनाह है। बॉस ने कहा है कि उनका टारगेट बस अभय शेरगिल और श्लोक शेरगिल है। ये लड़की हमें उन तक पहुंचाएगी। दूसरे वाले ने कहा, जैसा तुम कहो भाई, अब जल्दी चलो इससे पहले कि हमें यहाँ कोई देख ले। अशोक भी अमन के साथ जैसलमेर एक्सप्लोर कर रहा था। अशोक संगीता से पहली बात यही मिला था। ये संगीता का होम टाउन था। अशोक जब यहाँ सोलो ट्रैवल कर रहा था तब संगीता ने ही उसकी हेल्प की थी और इसी शहर में उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। अमन और अशोक एक गली से गुजरे। वो आपस में बात कर रहे थे कि कोई उनसे टकरा गया। अमन ने अशोक को संभाला और फिर टकराने वाले इंसान की तरफ देखा तो वो वहाँ से जल्दी जल्दी जा रहा था। अमन ने ध्यान से देखा तो उस आदमी की गोद में एक बेहोश लड़की थी। अमन के मुंह से हैरानी से निकला, जाह्नवी? पापा वो जाह्नवी है ना? पर अशोक अमन की बात न सुनकर किसी चीज को देख रहा था। ये एक पेंडेंट था जिस पर J&S लिखा था। अमन ने भी इस पर ध्यान दिया। उसने तुरंत कहा, ये जाह्नवी ही थी, पर वो इंसान श्लोक नहीं था। पापा जल्दी चलिए, मुझे जाह्नवी किसी खतरे में दिखाई दे रही है। अशोक ने कहा, तुम उन्हें फॉलो करो, उन्हें पता न चलने पाए। हम नहीं जानते वो लोग अकेले हैं या उनके साथ ही आसपास छिपे हुए हैं। हमें सोच समझकर काम करना है। मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी हेल्प कर सकता है। अमन ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ। आप श्लोक को भी कॉल कर देना। इतना कहकर अमन वहाँ से चला गया। श्लोक कॉल करके वापस लौटा तो उसे जाह्नवी नहीं दिखी। कॉल किया तो जाह्नवी का फ़ोन भी उसी की पॉकेट में था। वो जाह्नवी को ढूंढने के लिए इधर से उधर घूम रहा था। उसे एक बैड फीलिंग आ रही थी, इसलिए फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था। वो चलते चलते उसी सुनसान गली में पहुंच गया जहां कुछ देर पहले जाह्नवी थी। चलते चलते वो भी अशोक से टकरा गया। श्लोक को देखकर अशोक की सांस में सांस आई। उसने हकलाते हुए कहा, वो जाह्नवी?
उसे कुछ लोग, आई थिंक किडनैपिंग, पता नहीं, लेकिन मैंने अमन को उनके पीछे भेजा है, जल्दी चलो। श्लोक ने थोड़ा कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन में पूछा, क्या कह रहे हैं आप? आप हमारा पीछा करते करते जैसलमेर भी आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप बात क्यों नहीं समझना चाहते। कहाँ है जाह्नवी? अशोक ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो अपनी। मुझे नहीं पता था कि तुम जाह्नवी के साथ यहाँ आए हो। खैर, मेरे पास बकवास करने का ज्यादा समय नहीं है। दो आदमी जाह्नवी को बेहोश करके अपने साथ ले जा रहे थे। मैंने अमन को उनके पीछे भेज दिया है, अब तुम भी चलो। श्लोक मानो अपनी जगह पर जम गया, लेकिन उसने जल्दी होश में आते हुए पूछा, आपको कैसे पता वो जाह्नवी ही थी और मैं आप पर क्यों भरोसा करूं? अशोक ने उसके हाथ में पेंडेंट रखते हुए कहा, इसे देखकर अब अगर यकीन है मुझ पर तो चलो मेरे साथ, वरना यहीं रहो। श्लोक तुरंत चलने को तैयार हो गया। कुछ कदम चलते ही उसे किसी का कॉल आया। श्लोक ने बिना कॉलर आईडी देखे ही कॉल पिक कर ली। दूसरी ओर से आवाज आई, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरी बताई हुई जगह पर पहुंच जाओ। ज्यादा चालाकी की न तो समझो, तुम्हारी प्यारी वाइफ गई काम से। अब उसे काम लो और जल्दी आओ। श्लोक ने हैरानी से अशोक की तरफ देखा। उसे एड्रेस बताते हुए कॉल करने वाले इंसान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अशोक ने पूछा, क्या हुआ? किसका कॉल था? तुम इतने हैरान क्यों हो? श्लोक ने जवाब दिया, जाह्नवी के किडनैपर का कॉल था। एक एड्रेस दिया गया है और मुझे वहां आने को कहा है। अशोक ने कहा, इसका मतलब ये है कि उन लोगों की बहुत दिनों से तुम्हारे हर एक मूव पर नजर है। उसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि तुमसे फेस टू फेस मिलना है। अब ये इंसान कौन है और क्यों तुमसे मिलना चाहता है, ये तुम्हें वहीं चलकर पता चलेगा। जल्दी चलो, मैं इस शहर का चप्पा चप्पा जानता हूँ। अशोक की बात मानकर श्लोक भी उसके साथ चल दिया। जाते जाते हुए एक मैसेज अभय को सेंड कर दिया ताकि वो कोई हेल्प कर सके। अभय भी इस समय प्लेन में था। उसे किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द जैसलमेर पहुंचना था, क्योंकि श्लोक और जाह्नवी खतरे में थे। यहाँ अभय अकेला नहीं था जो जा रहा था, नील भी साथ में था। बाकी की फैमिली को बहुत मुश्किल से कन्विंस किया रुकने को। श्लोक को इस सिचुएशन की सीरियसनेस नहीं पता थी, पर अभय जानता था कि ये सब बदला लेने के लिए ही किया जा रहा है। टारगेट न ही जाह्नवी थी और न ही श्लोक था, बल्कि मेन टारगेट तो अभय था। इसलिए वो बिना किसी देरी के जैसलमेर आने के लिए तैयार हो गया। फ्लैशबैक, अभय अपनी पूरी फैमिली के साथ था। आज संडे था, इसलिए सब साथ बैठे थे। तभी एक कॉल आई और पता चला कि जाह्नवी किडनैप हो चुकी है। उसके पीछे से ही श्लोक का भी टेक्स्ट आ गया अभय की मदद मांगने के लिए। अभय ने कहा, मैं अभी जैसलमेर जा रहा हूँ, ये बात हल्के में नहीं ली जा सकती। नील ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा बड़े पापा, मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता। अभय ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। यशवीर की दुश्मनी मुझसे है और मैं ही उससे डील करूंगा, कोई दूसरा इंसान यहाँ नहीं आएगा। लेकिन नील नहीं माना। उसके साथ साथ पूरा परिवार तैयार था जाने को, लेकिन अभय किसी को खतरे में नहीं डाल सकता था। जब तक वो इस घर की चारदीवारी में थे तब तक सेफ ही थे, और अभय नहीं चाहता था कि कोई एक भी खतरे में पड़े। पर लास्ट में वो नील को साथ ले ही गया। प्रेजेंट, नील ने पूछा, आपके पास कोई प्लान है? हमें क्या करना चाहिए? अभय ने जवाब दिया, मेरे कुछ कनेक्शंस हैं उस जगह, इसलिए बेस्ट बॉडीगार्ड्स हमारा साथ देंगे। वो इस समय कुछ न कुछ प्लान तो सोच ही रहे होंगे, बाकी वहां चलकर ही पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। बस श्लोक और जाह्नवी सेफ हों। नील ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद वो लैंड कर चुके थे। ये 2 घंटे सदियों के बराबर लग रहे थे। एयरपोर्ट से उस जगह तक जाने के लिए अभय ने एक कैब बुक की और फिर कॉल पर कॉल्स करने लगा। वो बिना तैयारी के नहीं जाना चाहता था। नील ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है बड़े पापा। अजीब से फीलिंग आ रही है, बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ और रोने का मन हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। अभय ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। बी पॉजिटिव।
नील आंखें बंद करके प्रे करने लगा। आधे घंटे बाद कैब रुकी। नील ने पेमेंट की ही थी कि उसी समय अभय के फ़ोन में एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, आने में बहुत देर हो गई अभय, अब तो सारा काम निपट चुका है, क्या तुम लाशें देखने को तैयार हो? अभय और नील ने हैरानी में आगे की तरफ देखा तो एक 2 स्टोरी हाउस था, लेकिन उस घर पर आग लगी हुई थी और धुआं फैल रहा था। अभय तुरंत भागते हुए गेट के अंदर गया तो लाशों से उसका स्वागत हुआ। जगह जगह लाशें ही लाशें थीं, कुछ घायल भी थे। नील ने देखा कि जाह्नवी बेहोश थी और अशोक उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, पर जाह्नवी के हाथ पांव आग की लपटों में थोड़े झुलस चुके थे। ये देखकर ही नील और अभय का खून खौल उठा, लेकिन उनके शरीर को ठंडा पड़ने में समय नहीं लगा जब उन्होंने उस जलते हुए घर के अंदर से अमन को आते हुए देखा। पर अमन अकेला नहीं था, उसकी आंखों में आंसू थे और बाहों में श्लोक जो बेजान सा पड़ा हुआ था। अभय तो ये देखते ही रो पड़ा। वो भागकर उस ओर गया और उसके पीछे नील भी गया। वो श्लोक और अमन तक पहुंच ही चुके थे कि तभी जला हुआ दरवाज़ा गिर गया और रास्ता बंद हो गया। नील के मुंह से चीख निकली, श्लोक, अमन, और इसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। 3 साल बाद आइसलैंड। एक लड़की बहुत ही एमलेसली सड़कों पर घूम रही थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, कई सवाल, कई उम्मीदें, कई सपने। क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, जानू। जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा। अशोक चलते हुए जाह्नवी के पास आया और पूछा, कैसा रहा आज का दिन? कुछ नया ताज़ा? जाह्नवी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वही बोरिंग सा दिन। मिस्टर विलियम की फ्लर्टिंग के साथ शुरू हुआ और उन्हीं की ही फ्लर्टिंग के साथ खत्म हुआ। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये इंसान कब समझेगा कि मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जब देखो तब हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। अशोक ने हंसते हुए कहा, अब तुम हो ही इतनी सुंदर तो इसमें मिस्टर विलियम की गलती नहीं है। जाह्नवी ने अशोक को घूरा तो उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। जाह्नवी वापस चलने लगी, अशोक भी उसके साथ साथ चल रहा था। अशोक ने फिर पूछा, इंडिया लौटने का कोई प्लान है या नहीं? जाह्नवी ने जवाब दिया, अभी नहीं पापा, मेरी इंटर्नशिप को पूरा होने में टाइम लगेगा और मैं श्लोक के बिना वापस नहीं लौटूंगी चाहे कुछ हो जाए। अशोक ने कहा, कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी जानू? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आगे बढ़ो, कुछ अलग करो। अगर तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी तो शायद ऐसी ही जिंदगी तुम्हें जीनी पड़ेगी। जाह्नवी ने रुआंसी आवाज में पूछा, तो क्या करना चाहिए मुझे? मैं रिस्क नहीं ले सकती, मुझे डर है कि कहीं मैं श्लोक को खो न दूं। आप ही बताएं क्या करूं मैं? अशोक ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम डॉक्टर की बात मान लो। श्लोक किसी अजनबी से मिलना नहीं चाहता, पर ये उसके लिए ज़रूरी है। कुछ भी करके उसे कन्विंस करो ताकि डॉक्टर्स उसका इलाज कर सकें। जब तक रिस्क नहीं लोगी तब तक रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? जाह्नवी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इस बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। चलिए घर चलते हैं, श्लोक और भैया हमारा वेट कर रहे होंगे। आपको उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। भैया कैसे डील कर रहे होंगे श्लोक के साथ? अशोक ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग जाह्नवी को दिखाते हुए कहा, मैं कुछ ज़रूरी सामान लेने गया था। अमन सब संभाल लेगा, चिंता मत करो। जाह्नवी और अशोक जल्दी जल्दी चलते हुए अपने अपार्टमेंट पहुंच गए। 3 साल हो चुके थे और 3 साल से यही उनका घर था। जैसलमेर में हुए हादसे के बाद जाह्नवी, श्लोक, अमन और अशोक आइसलैंड आ गए थे। उस हादसे ने काफी कुछ बदल कर रख दिया था। जाह्नवी और अशोक अपार्टमेंट के अंदर गए। लिविंग रूम में अमन बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। चारों ओर शांति छाई हुई थी। अमन ने जाह्नवी की ओर देखा और एक स्माइल पास की। जाह्नवी ने पूछा, श्लोक कहाँ है? उसने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? अमन ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, पूरे दिन पापा उसके साथ थे और अभी वो सो रहा है। इट्स बिन 3 years बेबी गर्ल, तुम आज भी उसे अकेला छोड़ने से घबराती हो? जाह्नवी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं श्लोक को अच्छे से जानती हूँ। उसे सभी लोगों की अटेंशन चाहिए होती है, खासकर मेरी। इसलिए थोड़ा डर लगा रहता है कि वो आपको कहीं डिस्टर्ब ना कर रहा हो।
आखिर आप भी तो अपने काम में बिजी रहते हो। अमन ने एक स्माइल के साथ कहा, इट्स ऑफ जाह्नवी, सब ठीक है। श्लोक को समझ है कि उसे कौन सी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, इससे पहले श्लोक उठे और तुम्हें कोई काम न करने दे। जाह्नवी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है भाई। इतना कहकर वो अपने रूम में चली गई। अंदर आने के बाद जाह्नवी ने अपना बैग साइड में रखा और रूम को अंदर से लॉक किया। उसने श्लोक की तरफ देखा जो पेट के बल सो रहा था। उसका मुंह हल्का सा खुला हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। जाह्नवी मुस्कुराए और फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। बाहर आने के बाद वो भी श्लोक के बगल में ही लेट गई। जाह्नवी को अपने पास महसूस करते ही श्लोक ने आंखें खोली और धीमी आवाज में पूछा, जानू आ गई तुम? आई वॉज मिसिंग यू। तुम हर रोज मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली जाती हो? तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जाह्नवी ने प्यार से कहा, क्योंकि मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। रोज अलग अलग लोगों से मिलना और उनकी हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ गुड थिंग बेबी। मुझे भी तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जॉब है मेरी और रात को तो हम दोनों साथ होते ही हैं। श्लोक ने मुंह बनाते हुए कहा, फिर भी मुझे नाइटमेयर्स होते हैं जब तुम आसपास नहीं होती। अजीब अजीब से नज़ारे देखने मिलते हैं, जैसे मैं आग से घिरा हुआ हूँ। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। प्लीज़ कुछ तो करो, हेल्प मी। बहुत थक चुका हूँ मैं ये सब झेलते हुए। मैं तुम्हारी तरह नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। जाह्नवी ने श्लोक को हक कर लिया। उसकी ये हालत देखकर जाह्नवी का दिल टूट रहा था। श्लोक अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। एक तो वो बिल्कुल बच्चा बन गया था। वो बिल्कुल 8-10 साल के बच्चों की तरह बिहेव करता था। ऊपर से नाइटमेयर्स और पैनिक अटैक्स उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। 3 साल पहले श्लोक के साथ क्या हुआ वो ये बात आज तक किसी से शेयर नहीं कर पाया था। जाह्नवी ने मन ही मन कहा, अब बहुत हो चुका है। श्लोक अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता। उसे अपने डर से जीतना ही होगा। अब समय आ गया है जब मुझे एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। एक कदम अपने और श्लोक के बेहतर फ्यूचर की तरफ। श्लोक ने अपना सिर जाह्नवी के सीने पर रखते हुए पूछा, क्या हुआ जानू? कहाँ खो गई? जाह्नवी ने ना में सिर हिलाया और श्लोक के माथे पर एक किस किया। तभी उसे कोई बात खटकी। उसने पूछा, बेबी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम मेरे पास रहने के बहाने ढूंढ रहे हो। हर समय तुम्हें बस मेरी ही अटेंशन चाहिए। पहले तुम जल्दी मेरी बात मान जाते थे, लेकिन अब जिद ज्यादा करने लगे हो। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? श्लोक ने अपनी उंगलियों से खेलते हुए कहा, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जाह्नवी ने श्लोक का चेहरा अपनी ओर घुमाया और वार्निंग टोन में कहा, झूठ मत कहो श्लोक। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊं? श्लोक ने ना में सिर हिलाया तो जाह्नवी ने प्यार से कहा, तो फिर बताओ ना बेबी, क्या बात है? झूठ बोलना गलत बात है, मैंने तुम्हें सिखाया है ना। नाउ बी ए गुड बॉय और सब कुछ सच सच बताओ मुझे। क्यों तुम्हारा बिहेवियर बदल रहा है? श्लोक ने धीरे से कहा, एंटोनियो ने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो तुम्हारा ख्याल रख सके, ना कि मेरे जैसे इंसान की जिसका ख्याल खुद तुम्हें रखना पड़ता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर एक बर्डन हूँ और जल्दी ही तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। ये सुनकर जाह्नवी ने अपने दांत पीस लिए। एंटोनियो अब हद कर चुका था। जाह्नवी उसे कब से इग्नोर कर रही थी, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं था। पर वो श्लोक की हालत जानते हुए भी उससे ऐसी बात कर रहा था, ये जाह्नवी नहीं सह पाई। उसने सोच लिया था कि वो एंटोनियो को अच्छा सबक सिखाएगी, पर पहले श्लोक को समझाना जरूरी था। जाह्नवी ने श्लोक के गाल पर किस करते हुए कहा, तुम्हें पता है ना स्वीट हार्ट, मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करती हूँ, फिर तुम क्यों उस एंटोनियो की बात सुन रहे हो? तुम मेरे हस्बैंड हो और चाहे तुम जैसे भी हो, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और श्लोक ने पूछा, रियली? हम हमेशा साथ रहेंगे? तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं नॉर्मल नहीं हूँ इसके बाद भी। मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता इसके बाद भी। मैं बस एक बोझ हूँ और कुछ नहीं इसके बाद भी।
जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेबी, आई लव यू सो मच। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर ही मुझे जो खुशी मिलती है वो खुशी मुझे कोई नहीं दे सकता। श्लोक ने खिलखिलाते हुए कहा, आई लव योर टू जानू। जाह्नवी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लव नेवर फेल्स एंड इफ इट डज इट वॉज नेवर लव। जाह्नवी ने श्लोक के गाल पर किस करते हुए कहा, बेबी, तुम कुछ देर यहाँ बैठो, मुझे डॉक्टर से कुछ ज़रूरी बात करनी है। श्लोक ने कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ ही आना है जानू, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। जाह्नवी ने उसे समझाते हुए कहा, बस कुछ देर, फिर तुम्हें ही अंदर जाना है। मैं जल्दी आऊंगी और जल्दी ही हम घर चले जाएंगे। ओ बेबी। श्लोक ने हाँ में सिर हिलाया। जाह्नवी साइकियाट्रिस्ट के कैबिन में चली गई। उसने सोच लिया था कि अब चाहे जो हो जाए इस बार श्लोक का ट्रीटमेंट बीच में ही नहीं रुकवाएगी। डॉक्टर ने जाह्नवी को देखते हुए कहा, आइए बैठिए। जाह्नवी अपनी जगह पर बैठी। उसने डॉक्टर को ग्रीट करते हुए कहा, हेलो डॉक्टर पॉल, कैसे हैं आप? डॉक्टर ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, मैं अच्छा हूँ मिसेस जाह्नवी, और उम्मीद है आप और आपका परिवार भी अच्छे होंगे। जाह्नवी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैंने बहुत सोचा डॉक्टर, और मैं अब श्लोक को और परेशान नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि आप उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें। डॉक्टर पॉल ने कहा, क्या आप श्योर हैं? मिस्टर श्लोक ओपन अप होने के लिए तैयार नहीं हैं। आज तक उन्होंने अपने पास्ट के बारे में एक शब्द नहीं कहा है, और अगर वो उस बारे में सोचने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, जिसके चलते आप हर बार ट्रीटमेंट आधे में ही रुकवा देती हैं। जाह्नवी ने कहा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा डॉक्टर। श्लोक का ट्रीटमेंट पूरा होगा और मैं उसके साथ उसके हर एक सेशन में रहूंगी। कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार ट्रीटमेंट रुकना नहीं चाहिए। पहले ही वो काफ़ी समय श्लोक कोमा में बिता चुका है और अब हर रोज़ नाइटमेयर्स एंड पैनिक अटैक्स। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, मिस्टर श्लोक एक अच्छी और हेल्दी जिंदगी डिजर्व करते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 6 महीने के अंदर अंदर मिस्टर श्लोक एकदम ठीक हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि जो इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगा वो आपको अच्छे से फॉलो करने हैं और ट्रीटमेंट बीच में ही नहीं रुकवाना। जाह्नवी ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, श्लोक बाहर ही है? मैं उसे अंदर भेजती हूँ। डॉक्टर ने कहा, आज मैं मिस्टर श्लोक से कुछ बेसिक सवाल पूछूंगा, इसलिए आप बाहर ही रहिएगा। ने नीड टू पैनिक, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। जाने से पहले मुझसे मिलते हुए जाएगा। जाह्नवी चुपचाप उठकर बाहर चली गई। उसने श्लोक से कहा, बेबी, डॉक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। वो तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे और तुम्हें उनका सही सही जवाब देना है। श्लोक ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं मिलना उनसे। वो हर बार मुझसे मेरे पास्ट के बारे में पूछते हैं। प्लीज़, मैं अंदर नहीं जाना चाहता। जाह्नवी ने बहुत प्यार से कहा, क्या तुम ठीक नहीं होना चाहते? एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जीना चाहते? हमारे अच्छे फ्यूचर का क्या? क्या तुम वापस घर नहीं लौटना चाहते अपना फैमिली के पास? श्लोक ने हाँ में सिर हिलाया तो जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो प्लीज़ अंदर चले जाओ। कुछ नहीं होगा, वो तुमसे बेसिक सवाल पूछेंगे। मैं वहाँ उस खिड़की के पास खड़ी हूँ। जब भी तुम्हें घबराहट हो तो तुम मेरी तरफ देखना, ठीक है? श्लोक ने हाँ में सिर हिलाया। वो घबराते हुए अंदर गया और डॉक्टर ने जो जो सवाल पूछे उनका जवाब देने लगा। ज्यादातर सवाल जाह्नवी और श्लोक के रिश्ते के बारे में ही पूछे गए थे। ये देखा जा सकता था कि श्लोक जाह्नवी से बहुत प्यार करता है और उस पर बहुत यकीन भी करता है। डॉक्टर ने पूछा, आप जाह्नवी के लिए क्या क्या कर सकते हैं श्लोक? श्लोक ने क्यूटली कहा, जो कुछ भी जानू मुझे करने को कहे मैं वो सब करूँगा। आई लव हर सो मच, उसके लिए कुछ भी। डॉक्टर ने कुछ सोचा और पूछा, क्या आप सिर्फ जाह्नवी के लिए हर एक सेशन अटेंड करोगे? क्या आप मेरा साथ दोगे ताकि जाह्नवी के साथ अपने अच्छे कल की शुरुआत कर सको? ये सुनकर श्लोक थोड़ा डर गया। डॉक्टर का साथ देना यानी अपने पास्ट को दोबारा याद करना, जो श्लोक नहीं चाहता था। लेकिन जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेगा तो ठीक कैसे होगा? श्लोक ने खिड़की के पास देखा जहां जाह्नवी उसे देख रही थी। श्लोक ने डॉक्टर की ओर देखते हुए कहा, मैं तैयार हूँ डॉक्टर, पर मुझे डर लगता है।
डॉक्टर ने उसके हाथ में अपना हाथ रखते हुए कहा, सब सही होगा। क्या होगा अगर जाह्नवी आपको छोड़कर चली जाए? श्लोक ने तुरंत पैनिक होते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाह्नवी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अगर जाह्नवी चली गई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये सोचकर भी मेरे सिर में दर्द होने लगता है। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। ये बोलते बोलते श्लोक की सांसें भारी होने लगी। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। डॉक्टर ने तुरंत जाह्नवी को अंदर बुलाया ताकि वो श्लोक को संभाल सके। जाह्नवी ने श्लोक को हग करते हुए कहा, श्लोक बेबी मैं यहाँ हूँ, मेरी तरफ देखो लाओ। श्लोक ने धीरे धीरे आंखें खोलकर जाह्नवी की तरफ देखा और उसे कसकर गले लगा लिया। श्लोक की आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से रोने लगा। जाह्नवी को बहुत मेहनत लगी उसे चुप करवाने में। कुछ देर बाद वो रोते रोते सो गया। श्लोक को काउच पर लेटाने के बाद जाह्नवी ने डॉक्टर से पूछा, ये क्या था डॉक्टर? आपने श्लोक से ऐसा क्या कहा जिस वजह से ऐसा हुआ? डॉक्टर ने जवाब दिया, मैंने मिस्टर श्लोक से जितने भी सवाल किए उनमें से ज़्यादा आपके बारे में ही थे। श्लोक भी उन्हीं सवालों के जवाब अच्छे से दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो इसके अलावा कोई दूसरी बात ही न करना चाहते हों। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं। जाह्नवी ने फिर पूछा, तो क्या ये गलत है डॉक्टर? डॉक्टर ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बल्कि ये एक प्लस पॉइंट है। आप जो चाहें वो श्लोक से करवा सकती हैं। अगर आप कमज़ोर पड़ने के बजाय श्लोक को सेशन और ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने कहें तो वो ज़रूर करेंगे। इस तरह वो जल्दी से जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। इस सेशन के दौरान एक और बात सामने आई है। जाह्नवी ने एक आईब्राउ उठाते हुए पूछा, वो क्या है डॉक्टर? डॉक्टर ने श्लोक की ओर देखते हुए कहा, श्लोक को सेपरेशन एंजाइटी है। अभी मैंने उन्हें बस इतना पूछा कि अगर आप उन्हें छोड़कर चली गई तो क्या होगा, और इतने में ही वो पैनिक कर बैठे ये सोचकर कि कोई आप दोनों को अलग कर देगा या फिर आप उन्हें रिजेक्ट करके या खुद से दूर धकेल कर आगे बढ़ जाएंगी। ये सुनकर तो जाह्नवी भी घबरा गई। श्लोक के बिना तो वो भी अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जाह्नवी ने पूछा, तो क्या करना चाहिए डॉक्टर? क्या मुझे श्लोक से दूर जाना होगा ताकि वो एक जगह फोकस कर सके? डॉक्टर पॉल ने तुरंत कहा, ऐसा सोचना भी मत, इससे फायदा होने के बजाय नुकसान ही होगा। आपको श्लोक के करीब रहना है, स्पेशल फील करवाना है, मोटिवेट करना है ताकि वो हमारा साथ दे सके। उन्हें खुद से दूर धकेलने के बजाय प्यार से समझाना है। शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा पर मुझे लगता है कि जब भी किसी ने श्लोक और आपके सेपरेशन की बात की है तब उन्हें पैनिक अटैक्स आए हैं, पर श्लोक ने अकेले ही उनसे डील किया है, इसलिए ही उनकी हालत और ख़राब हुई है। जाह्नवी को याद आया जब श्लोक एंटोनियो की बात कर रहा था। शायद तब भी उसे यही फील हुआ होगा, इसलिए वो हर समय जाह्नवी के करीब रहना चाह रहा था। जाह्नवी ने सिर हिलाते हुए कहा, ओ डॉक्टर, कुछ और है तो आप मुझे बता सकते हैं। डॉक्टर ने कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी जाह्नवी को दिए और 2 दिन बाद वापस आने को कहा। जाह्नवी ने श्लोक को हल्के से हिलाया। उसने प्यार से कहा, चलो बेबी, घर चलते हैं। अमन भैया बाहर हमारा वेट कर रहे हैं। श्लोक जाह्नवी को देखकर मुस्कुराया और उसके हाथ में हाथ डालकर बाहर चला गया। घर पहुंचने के बाद जाह्नवी ने वापस श्लोक को सुला दिया और फ़ोन लेकर टेरेस में आ गई। उसने किसी को कॉल किया। कॉल पिक होने के बाद जाह्नवी ने कहा, हेलो सैम, कैसी हो? दूसरी ओर से समीक्षा की आवाज़ आई, ठीक हूँ भाभी, आप और भैया कैसे हो? कोई गुड न्यूज़? जाह्नवी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी नहीं, लेकिन जल्द ही गुड न्यूज़ मिलेगी। सबको कहना अपना ध्यान रखें, हम जल्द ही इंडिया लौटेंगे। बाकी सब कहाँ हैं? समीक्षा ने जवाब दिया, मैं घर पर ही हूँ, श्रेयांश बिजनेस ट्रिप पर गया है। दादी, दादाजी और माँ मंदिर में हैं और पापा ऑफिस में। वही बेसिक रूटीन। आप लोग जल्दी घर आ जाए। श्लोक भैया के साथ साथ नील भैया का चेहरा भी हमने 3 साल से नहीं देखा है। जाह्नवी ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, बस बहुत जल्द सब सही हो जाएगा। कुछ समय और वेट करो, हम जल्द ही वापस लौटेंगे।